HBO का हाउस ऑफ द ड्रैगन शो अगस्त 2022 में शुरू होने वाला है और इस शो का सभी गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस को इंतजार है। बट अगर आप इस शो के पूरे स्टोरी को अभी से जानने के लिए उतावले हो तो आप एकदम सही जगह पे आ गए हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन शो की पूरी स्टोरी इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये टारगेरियन हाउस की 3 जनरेशंस की कहानी एक लंबी दिल दहलाने वाली एक्साइटिंग स्टोरी है जो जॉर्ज आर मार्टिन के 2018 के बुक फायर एंड ब्लड से ली गई है। सो अब आगे इस वीडियो में जाने से पहले ऑब्वियसली एक स्पॉइलर अलर्ट। सो हाउस ऑफ द ड्रैगन शो की स्टोरी अपने गेम ऑफ थ्रोन्स शो के स्टोरी के कुछ 200 साल पहले बसी है, बट एग्जैक्टली उसकी डेट क्या है ये जानने के लिए वेस्टेरोस के कैलेंडर को समझना काफी जरूरी है ताकि आपको एग्जैक्टली गेम ऑफ थ्रोन्स के दुनिया में इवेंट्स कब होते हैं ये पता चल सके। सो सालों पहले एगोन टारगेरियन यानी एगोन द कॉन्करर ने अपने 2 सिस्टर वाइव्स रेनिस और विसेन्या के साथ मिलकर वेस्टेरोस के सभी बड़े बड़े हाउसेस को एक एक करके जीतना शुरू किया था क्योंकि वो पूरे वेस्टेरोस पर राज करना चाहता था। प्रिंस एगोन टारगेरियन ने ऑलमोस्ट 80% वेस्टेरोस पे कब्जा कर लिया था और एक दिन उसने वेस्टेरोस के पश्चिमी इलाके में बसे हुए ओल्ड टाउन के शहर पे भी हल्ला बोल कर दिया। ये ओल्ड टाउन का शहर मतलब वेस्टेरोस का हजारों सालों से एक पवित्र स्थान रहा था और यहीं पर वेस्टेरोस के सभी मेस्टर्स का सिटाडेल भी है। सो इसीलिए कुछ भी वॉर शुरू होने के पहले ही ओल्ड टाउन शहर ने सरेंडर कर लिया और उल्टा वहां के फेद ऑफ 7 के हाई सेप्टन ने एगोन को वेस्टेरोस का राजा बना दिया। यानी एक तरह से प्रिंस एगोन का राज तिलक का सेरेमनी हो गया था। इस राज तिलक के सेरेमनी के बाद में प्रिंस एगोन अब प्रिंस नहीं रहा था, वो बना था किंग ऑफ द एंडल्स, द र्योनार एंड द फर्स्ट मैन, लॉर्ड ऑफ द 7 किंगडम्स एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म, किंग एगोन टारगेरियन। बस ऐसे प्रिंस एगोन किंग बनते ही सिटाडेल के मेस्टर्स ने वेस्टेरोस का एक कैलेंडर का सिस्टम बना दिया। सो जो भी चीजें किंग एगोन का राज तिलक का सेरेमनी के बाद में आई थी उसकी तारीख रही एसी यानी आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट, और जो भी चीजें इस राज तिलक सेरेमनी के पहले हुई थी उनकी तारीख बनी बीसी यानी कि बिफोर द कॉन्क्वेस्ट। सो अब आपको टाइमलाइन समझने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपने गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टोरी में डेनेरिस टारगेरियन का जन्म 284 एसी में हुआ था, जॉन स्नो का जन्म 283 एसी में हुआ था और वो पूरा शो वेस्टेरोस के कैलेंडर के हिसाब से 296 एसी से लेके 306 एसी में बसा था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एसी का मामला क्या है और गेम ऑफ थ्रोन्स के दुनिया का कैलेंडर कैसा यूज किया जाता है। नाउ लेट्स गेट इनटू स्टोरी ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन। इस शो की पूरी कहानी शुरू होती है 103 एसी में। इस साल विसेरेस टारगेरियन का राज तिलक का सेरेमनी हुआ और वो ऑफिशियली राजा बनते हैं। जब विसेरेस का राज शुरू होता है तब टारगेरियन परिवार इतिहास में अपने सबसे पावरफुल पोजीशन पर थे। कोई भी वेस्टेरोस का दूसरा हाउस टारगेरियन पर आंख उठा के भी नहीं देख सकते थे क्योंकि इस पीरियड में टारगेरियन के पास में बड़ी आर्मी के साथ साथ ही कुछ डेडली ड्रैगन्स भी थे। सो इस तरह से ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो टारगेरियंस का इस समय पर बहुत ज्यादा खौफ था, बट किंग विसेरिस ने इस खौफ को रिस्पेक्ट और प्यार में बदला था। विसेरिस एक ऑनरेबल दिलदार राजा थे जिसे वेस्टेरोस की जनता और बड़े बड़े हाउस के ऑलमोस्ट सभी लॉर्ड्स बहुत पसंद करते थे। सो अब जानते हैं किंग विसेरिस की फैमिली के बारे में। किंग विसेरिस की वाइफ थी एमा एरिन। राजा बनने के कुछ 10 साल पहले सिर्फ 16 साल के उम्र में विसेरिस और एमा एरिन की शादी हुई थी, बट उनका शुरुआती मैरिड लाइफ बहुत ही दर्दनाक रहा। एमा कई बार प्रेग्नेंट हुई थी बट हर बार बेबी बॉर्न होने के पहले ही मर जाता था। सैडली एमा को कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड हमेशा बड़े बड़े प्रॉब्लम सताते रहते थे। इवेंचुअली एक बार एमा ने फाइनली एक बेटे को जन्म दिया था बट उसकी भी सिर्फ कुछ एक दिन बाद ही मौत हो गई थी, विच वॉज ट्रूली सैड। इन सब दर्दनाक पर्सनल ट्रेजेडीज के बाद में फाइनली 97 एसी में एमा और विसेरिस के नसीब में एक बेटी आई जिसका नाम रखा गया राइनीरा। ये राइनीरा टारगेरियन हाउस ऑफ द ड्रैगन
ड्रैगन शो की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है। सो छोटी राइनीरा किंग विसेरिस और क्वीन एमा की लाडली बेटी थी। खास करके राजा विसेरिस अपने नटखट राइनीरा को बहुत प्यार करते थे। राजा विसेरिस जहां पे भी जाते थे, छोटी राइनीरा उनके साथ वहीं पे होती थी। क्यूट राइनीरा की हंसी और दिल खुश कर देने वाली पर्सनैलिटी देख के सभी वेस्टेरोस वासी उसे रेल्म्स डिलाइट कहते थे, क्योंकि वो थी ही इतनी डिलाइटफुल। किंग विसेरिस के फैमिली का और एक इंपॉर्टेंट मेंबर था उनका छोटा भाई डेमोन टारगेरियन। डेमोन की पर्सनैलिटी मतलब किंग विसेरिस के एग्जैक्टली ऑपोजिट। किंग विसेरिस एकदम शांत और प्यार भरे होते थे, बट डेमोन मतलब एकदम गुस्सेल और पगला आदमी। किंग्स लैंडिंग की जनता और बाकी लॉर्ड्स किंग विसेरिस से ज्यादा डेमोन से डरते थे। सब जगह पर डेमोन द डैशिंग का खौफ था। डेमोन कितना भी गरम दिमाग वाला सन की आदमी हो, बट राजा विसेरिस अपने छोटे भाई से प्यार करते थे और डेमोन भी अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था। ये डेमोन मतलब एक जबरदस्त ड्रैगन राइडर था और उसके ड्रैगन का नाम था करैक्सिस। करैक्सिस वैसे तो एक मीडियम साइज ड्रैगन था और उसकी कुछ ऐसे खास स्पेशलिटी नहीं थी, बट उसे अलग अलग वॉर्स में हमेशा यूज किया गया था। सो करैक्सिस मतलब एक एक्सपीरियंस बैटल ड्रैगन था और उसी में करैक्सिस का राइडर मतलब डेमोन जैसा जबरदस्त वॉरियर। सो उन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब एकदम कयामत होती थी। डेमोन के जबरदस्त ड्रैगन राइडिंग की सब वेस्टेरोस में चर्चा होती थी। डेमोन के ड्रैगन राइडिंग की और एक खास बात यह थी कि डेमोन किसी भी सैडल और बेल्ट के बिना ड्रैगन राइडिंग करता था। सैडल यानी इस तरह का एक सीट होता है, ऐसे सीट के बिना ड्रैगन राइडिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट डेमोन ने इसमें महारत हासिल की थी, जिसके बारे में हम आगे स्टोरी में जानेंगे ही। इसी के साथ साथ डेमोन के पास टारगेरियन परिवार की फेमस वलेरियन स्टील वाली तलवार डार्क सिस्टर भी मौजूद थी। सो ये डेमोन टारगेरियन भी इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। विसेरिस के राजा बनने के बाद में डेमोन खुश तो हुआ था, बट अब यहां पे थोड़ा गेम ऑफ थ्रोन शुरू हो जाता है। अपना बड़ा भाई राजा है तो डेमोन को हमेशा उम्मीद रहती थी कि उसे इवेंचुअली हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर किया जाएगा, यानी अगर किंग विसेरिस की मौत होती है तो अगला राजा डेमोन होगा, ऐसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसी उम्मीद डेमोन को थी। और यहीं पे थोड़े से प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। विसेरिस एक राजा था और हेयर टू द थ्रोन किसे डिक्लेयर करना है ये उसका हक रहता है। विसेरिस डेमोन से प्यार तो करता था, उसकी रिस्पेक्ट तो करता था, बट विसेरिस डेमोन को फ्यूचर राजा बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोन थोड़ा सा पगला गुस्सेल आदमी था और उसमें एक राजा बनने के स्किल्स नहीं थे, ऐसा विसेरिस को लगता था। विसेरिस को लगता था कि राजा मतलब थोड़ा सा शांत आदमी होना चाहिए, जिसे राज कैसे चलाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसका ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो डेमोन को लगता था कि उसके पास ये सब ज्ञान है, बट विसेरिस को ऐसा नहीं लगता था। सो ये तो हुआ एक रीजन, बट इसी के साथ साथ विसेरिस को उम्मीद थी कि उसे आगे एक बेटा जरूर होगा जिसे वो हेयर टू द थ्रोन बना सकता है। इन्हीं सब रीजंस के वजह से विसेरिस हमेशा डेमोन को हेयर टू द थ्रोन बनाने के बातों को टालता रहता था। डेमोन को इसका गुस्सा तो आता ही था, बट वो भी क्या करेगा, उसके बड़े भाई किंग विसेरिस का हुक्म सराखों पे। सो डेमोन तो ऐसे ही बार बार फ्यूचर किंग बनने के ख्वाब देखा करता था और ये बात किसी से छुपी नहीं रहती थी। खास करके सर ऑटो हाईटॉवर को अच्छे से पता था कि डेमोन को अगला राजा बनना है और वो इस चीज के टोटली अगेंस्ट थे, वो उसके खिलाफ थे। सो आखिर कौन है ये सर ऑटो हाईटॉवर? सो ये सर ऑटो हाईटॉवर किंग विसेरिस के स्मॉल काउंसिल में हैंड ऑफ द किंग थे। सर ऑटो और प्रिंस डेमोन में हमेशा एक छोटा गेम ऑफ थ्रोन्स का पॉलिटिकल वॉर शुरू रहता था। डेमोन एक डेडली डेंजरस बंदा था, बट सर ऑटो भी शातिर पॉलिटिकल मास्टरमाइंड थे। ये हैंड ऑफ द किंग सर ऑटो हमेशा डेमोन के बारे में कुछ ना कुछ बुरी बातें किंग विसेरिस को जाके बोलते थे, ताकि डेमोन को हेयर टू द थ्रोन नहीं बनाया जाए। सर ऑटो को डेमोन से प्रॉब्लम था क्योंकि डेमोन एक गरम दिमाग वाला सन की टारगेरियन था और ऐसा टारगेरियन अगर किंग बनता है तो इतिहास गवाह है कि
कुछ भी भयानक, बहुत ही बुरी चीजें हो सकती है। सो एक तरीके से सर ऑटो का डर भी सही था, उनका ओपिनियन भी एक तरीके से सही था। सो किंग विसेरिस ने डेमन को हेयर टू द थ्रोन बनाने से तो हमेशा टाला, बट उन्होंने अपने छोटे भाई डेमन को पहले मास्टर ऑफ कॉइन यानी किंग्स लैंडिंग का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। बट सर ऑटो ने डेमन के खिलाफ एक दिन गेम खेला और कुछ तो चुगली करके उसको निकलवाया। किंग विसेरिस ने फिर डेमन को मास्टर ऑफ लॉज भी बनाया था, बट अगेन सर ऑटो ने कुछ तो कह के उसे वापस निकलवाया। ये सर ऑटो हाईटावर मतलब एक शातिर गेम ऑफ थ्रोन्स के प्लेयर थे। इवेंचुअली सर ऑटो के सजेशंस पर ही किंग विसेरिस ने डेमन को स्मॉल काउंसिल में से पूरी तरह से निकाल दिया, बट उन्होंने अपने छोटे भाई डेमन को कमांडर ऑफ द सिटी वॉच ऑफ किंग्स लैंडिंग बनाया। इस पावरफुल पोस्ट में डेमन एकदम बराबर से फिट हुआ। यहाँ पर डेमन के लिए कुछ 3000 सोल्जर्स काम करते थे। इसी वजह से डेमन का पावर एक तरीके से और भी बढ़ गया था। ये देख के सर ऑटो हाईटावर की बहुत जली थी, बट वो अभी कुछ नहीं कर सकते थे। डेमन टारगेरियन को काउंसिल से निकाल के कमांडर ऑफ सिटी वॉच बनाया गया तो उसने उस पोजीशन पर जबरदस्त काम किया। डेमन जब कमांडर ऑफ सिटी वॉच बन गया तब पूरे किंग्स लैंडिंग में उसका दबदबा था और सभी सिटी वॉच के सोल्जर्स का खौफ था। बेसिकली सिटी वॉच यानी किंग्स लैंडिंग की पुलिस, और इस किंग्स लैंडिंग के पूरे पुलिस फोर्स का डेमन लीडर था यानी कमांडर था, यानी कि एक तरीके से पुलिस कमिश्नर था। डेमन ने इस पोजीशन पर बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए थे। उसके अच्छे काम की वजह से ही पूरे किंग्स लैंडिंग में क्राइम कम हो गया था। एक दिन डेमन ने अपने बड़े भाई किंग विसेरिस से बात करके सभी सिटी वॉच के सोल्जर्स को गोल्डन कलर के कपड़े सिलवा के दे दिए। डेमन के वजह से ही इन गोल्डन सोल्जर्स को सब गोल्ड क्लोक्स बुलाने लगे थे। इन गोल्ड क्लोक्स का पूरे किंग्स लैंडिंग में डेमन के वजह से खौफ रहा था। इन गोल्ड क्लोक्स को डेमन के वजह से पूरे किंग्स लैंडिंग में इज्जत मिलने लगी थी। इसीलिए ज्यादातर गोल्ड क्लोक्स सिर्फ डेमन की सुनते थे और उसके लिए बहुत लॉयल थे। डेमन और गोल्ड क्लोक्स के इस लॉयल्टी का आगे इस स्टोरी में एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, सो इसे जरूर याद रखिए। सो ऐसे डेमन टारगेरियन सिटी वॉच का कमांडर बनके अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि उसका बड़ा भाई किंग विसेरिस इवेंचुअली उसे हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर कर ही देगा। इस तरह से डेमन एक अच्छा डैशिंग डायनामिक लीडर तो था ही, बट उसी के साथ साथ वो थोड़ा रंगीन किस्म का लौंडियाबाजी करने वाला भी बंदा था। किंग्स लैंडिंग के प्रोस्टिट्यूट से भरे हुए इलाकों में डेमन को हमेशा पाया जाता था, और ऐसे ही एक दिन वो मिसारिया नाम के एक प्रोस्टिट्यूट पे फिदा हो गया। ये मिसारिया भी कोई ऐसी एरी गेरी प्रोस्टिट्यूट नहीं थी। ये मिसारिया एक मिस्टीरियस बंदी थी जिसकी किंग्स लैंडिंग के कुछ डेंजरस अड्डों पे काफी पहचान थी। यही सब देख के तो अपने डेमन का उस पे दिल आ गया था, और इसी के साथ साथ डेमन और मिसारिया में एक लव स्टोरी शुरू हो गई। इस तरीके से डेमन टारगेरियन धीरे धीरे किंग्स लैंडिंग में पावरफुल इंसान बन रहा था और उसकी लाइफ एकदम मजे में चल रही थी, और ये चीज सर ऑटो हाईटावर के दिमाग में चुभ रही थी। उनको ये सहन ही नहीं हो रहा था कि डेमन की अभी इतनी अच्छी पोजीशन हुई है, इसीलिए उन्होंने डेमन की पूरी तरह से बैंड बजाने का प्लान कर दिया। सो एक दिन हैंड ऑफ द किंग सर ऑटो ने किंग विसेरिस को ऐसे ही सजेस्ट कर दिया कि किंग को उनके बेटी राइनीरा टारगेरियन को हेयर टू द थ्रोन बनाना चाहिए। उस समय अपने हैंड की बात को किंग विसेरिस ने कंसीडर तो किया, बट फिर उन्होंने उस बात को रिस्पेक्टफुली मना कर दिया, क्योंकि उनकी वाइफ एमा वापस प्रेग्नेंट हुई थी। किंग विसेरिस को अभी भी उम्मीद थी कि उन्हें एक बेटा होगा जिसे वो हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर कर सकते हैं। एम्मा के प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही डेमन गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि अगर एमा और विसेरिस को बेटा होता है तो डेमन का आयरन थ्रोन पे तो कुछ अधिकार ही नहीं रहेगा, क्योंकि किंग के बेटे को आयरन थ्रोन पे बैठने का पहला अधिकार होता है, और डेमन को तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं। सो कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, और 105 एसी में एक दिन एमा एक बेटे को जन्म देती है, बट यहीं पे ट्रेजेडी हो जाती है। इस बर्थ के दौरान भी कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, जिसके कारण एमा की मौत हो जाती है। और तो और इस मौत के बाद अगले ही दिन
क्वीन एमा और किंग विसेरिस का न्यू बॉर्न बेबी यानी एक दिन का बेटा बेलॉन भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से मर जाता है। इन बैक टू बैक दो बड़े ट्रेजेडीज के वजह से किंग विसेरिस बहुत उदास हो जाते हैं और पूरे किंग्स लैंडिंग में सभी सैड हो गए थे। प्रिंसेस राइनीरा भी अपने मां के मरने से दुखी हो गई थी, बट इस सब ट्रेजेडी में एक बंदा खुश हो गया था एंड दैट वाज डेमोन टारगेरियन, क्योंकि अब किंग विसेरिस के बाद में वही राजा बनेगा ऐसा डेमोन को लगने लग गया था। डेमोन तो इतना खुश हो गया था कि वो सीधा किंग्स लैंडिंग के अंडरग्राउंड बार में पार्टी करने के लिए चला गया। डेमोन ने खुशी खुशी में खूब दारू पी ली और फिर दारू के नशे में धुंध डेमोन ने विसेरिस के मरे हुए बेटे को हंसते हंसते एयर फॉर अ डे बोल दिया। मतलब उसे कहना था कि ये बेबी बेलॉन क्या एयर टू द थ्रोन बनेगा, वो जो बेबी बेलॉन मर गया वो एयर टू द थ्रोन नहीं, वो एयर फॉर अ डे था। नशे में टाइट डेमोन ने ऐसी सब बहुत ही वाहियात बातें वहां पे बोल डाली, बट इसके बाद क्या होने वाला था ये डेमोन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दारू के नशे में धुंध डेमोन ने की हुई सभी वाहियात बातें और डेमोन के खुशी से नाचने की खबर कैसे तो करके किंग विसेरिस के कानों पे पड़ गई और किंग विसेरिस का गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। अब डेमोन के सेलिब्रेशन की खबर एग्जैक्टली राजा विसेरिस को किसने बताया ये पता नहीं है, बट मोस्टली राजा विसेरिस को ये बात सर ऑटो हाइटॉवर के कुछ खबरियों ने दी थी। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हिंट बुक में मिलता है, बट एनीवेज ये बात किंग विसेरिस को पता चल गई और उनका दुख अभी गुस्से में बदल गया था। अपना छोटा सगा भाई मेरे बीवी बेटे के मरने की खुशियां मना रहा है, ये सोच के ही किंग विसेरिस गुस्से से आग बबूले हो गए थे। कुछ दिनों के लिए क्वीन एमा और 1 डे ओल्ड बेबी बेलॉन, इन दोनों के मौत का मातम रखा गया था, जिसे इस दुनिया में मॉर्निंग पीरियड कहते हैं, मतलब एक मातम का समय होता है। सो ये मॉर्निंग पीरियड यानी मातम का समय जैसे ही खत्म हुआ तब किंग विसेरिस ने एक ऐसा फैसला लिया जो आगे वेस्टेरोस में एक कयामत लाने वाला था। किसी को कुछ ज्यादा खबर ना लगते हुए जल्दी जल्दी में किंग विसेरिस ने रेड कीप के महल में एक बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर दी और डेमोन को कुछ पता चलने के पहले ही उन्होंने राइनीरा टारगेरियन को हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर कर दिया। टारगेरियंस के 100 साल के राज में पहली बार किसी राजा ने अपने बेटी को हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर किया था। इस सेरेमनी में जो भी वेस्टेरोस से लॉर्ड्स आए थे उन्होंने राइनीरा टारगेरियन के सामने बेंड द नी किया, यानी उसके सामने घुटने टेके और किंग विसेरिस के बात को माना था। सो अब ये ऑफिशियली तय हो गया था कि अगर किंग विसेरिस की मौत होती है तो आगे राइनीरा टारगेरियन ही क्वीन बनेगी और राइनीरा टारगेरियन पहली औरत होगी जो आयरन थ्रोन पर बैठेगी। ऑब्वियसली इस सेरेमनी के बारे में डेमोन टारगेरियन को भी पता चल जाता है और उसका दिमाग खिसक जाता है। गुस्से से लाल डेमोन अपनी गर्लफ्रेंड मिसारिया के साथ में कराक्सस ड्रैगन पर बैठता है और किंग्स लैंडिंग से उड़ के सीधा ड्रैगन स्टोन निकल जाता है। सो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स के बाद में किंग विसेरिस राइनीरा को अच्छी क्वीन बन के 7 किंगडम्स पे राज कैसे करना होता है ये सब कुछ सिखाने लगते हैं। दूसरे तरफ डेमोन ड्रैगन स्टोन पर गुस्से से रहने लगता है। इसी तरीके से कुछ 1 साल निकल जाता है, बट अपने बीवी एमा के मरने के 1 साल बाद ही किंग विसेरिस थोड़ा सा लोनली फील करने लगते हैं। इसीलिए हैंड ऑफ द किंग सर ऑटो हाइटॉवर और तभी के ग्रैंड मास्टर रनसीटर किंग विसेरिस को दूसरी शादी करने की सलाह देते हैं। यह सलाह जब किंग विसेरिस को मिलती है तब किंग विसेरिस कोई बुढ़ा राजा नहीं थे, वो यही कुछ सिर्फ 29 ईयर ओल्ड किंग थे। जैसे ही किंग विसेरिस एक रानी ढूंढ रहे ये वेस्टेरोस में पता चलता है, किंग विसेरिस को बहुत सारे रिश्ते आने लगते हैं। बट एक दिन किंग विसेरिस की दरबार में खूबसूरत एलिसेंट हाइटॉवर पे नजर गिरती है और वो उस पे फिदा हो जाते हैं। 18 साल की प्रिटी एलिसेंट हैंड ऑफ द किंग सर ऑटो हाइटॉवर की ही बेटी थी। किंग विसेरिस के सभी स्मॉल काउंसिल मेंबर्स ने उसे सलाह दी थी कि राजा को ऐसी शादी करनी चाहिए जिसमें कोई पॉलिटिकल अलायंस बनाया जा सकती है। एलिसेंट से शादी करके कोई भी पॉलिटिकल फायदा विसेरिस को होने नहीं वाला था, क्योंकि वो तो सर ऑटो
की ही बेटी थी, बट किंग विसेरिस ने किसी की नहीं सुनी और इसी के बाद में 106 एसी में किंग विसेरिस ने एलिसेंट हाईटावर से शादी कर डाली। बट इस शादी के बाद में एक अलग ही तांडव वेस्टेरोस में शुरू होने वाला था। डेमन टारगेरियन अभी भी अपने लवर मिसारिया के साथ में ड्रैगन स्टोन पर होता है और वहां पर एक मैसेंजर किंग विसेरिस की दूसरे शादी की खबर लेके आता है। डेमन मैसेंजर का यह संदेशा पढ़ता है और पहले हंस देता है, बट कुछ ही सेकंड्स में डेमन की हंसी गायब होती है और डेमन उस बेचारे मैसेंजर को ड्रैगन स्टोन के दरबार में ही पीट देता है। दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में रॉयल वेडिंग के बाद रखे गए एक फंक्शन में एलिसेंट हाईटावर अपने स्टेप डॉटर यानी सौतेली बेटी राइनीरा से मिलते हैं और उसके माथे पे वो किस करके हक करती है। किंग विसेरिस अपने दूसरे बीवी एलिसेंट और राइनीरा के अच्छे रिलेशनशिप को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बट कुछ ही महीनों में उनके बीच प्रॉब्लम शुरू होने वाले होते हैं और इसका रीजन होता है क्वीन एलिसेंट और किंग विसेरिस के बच्चे। शादी के एक साल बाद ही 107 एसी में विसेरिस और एलिसेंट को एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है एगॉन टारगेरियन, सेकंड ऑफ हिज नेम। फिर 109 एसी में उन्हें हेलेना नाम की एक लड़की होती है और 111 एसी में उन्हें एमोंड नाम का और एक बेटा होता है। इन तीनों बच्चों में एगॉन द सेकंड बड़ा बेटा था और राजा का बड़ा बेटा होने के वजह से वो भी अब आयरन थ्रोन का एयर टू द थ्रोन होने के लिए दावेदार था। राइनीरा भी अभी कुछ 14 ईयर ओल्ड टीनेजर हुई थी और उसे भी अब सब समझने लगा था। उसे पता था कि उसके रानी बनने के सामने एगॉन का बड़ा खतरा है। क्वीन एलिसेंट और उसके पिता हैंड ऑफ द किंग सर ऑटो चाहते थे कि किंग विसेरिस अब एगॉन को एयर टू द थ्रोन बना डाले, जिसके कारण राइनीरा और एलिसेंट में अब एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। एगॉन को राजा बनाना चाहिए ऐसा कहने वाले सपोर्टर्स भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, बट किंग विसेरिस किसी की नहीं सुनते थे। वो हमेशा बोलते थे कि आयरन थ्रोन पे तो मेरी बेटी राइनीरा ही बैठेगी। किंग विसेरिस के इन सब बातों की वजह से सर ऑटो अभी थोड़े परेशान हो गए थे। सर ऑटो बार बार किंग विसेरिस को कहते थे कि उनके पोते एगॉन को ही फ्यूचर राजा घोषित किया जाए, एगॉन को ही एयर टू द थ्रोन घोषित किया जाए। इस डिमांड को बार बार सुन के विसेरिस भी अभी तंग आ गए थे और उन्होंने सर ऑटो को हैंड ऑफ द किंग वाले पोस्ट से ही निकाल दे दिया। दूसरे तरफ इन 5 सालों में डेमन के अलग ही कारनामे शुरू थे। उसने किसी प्रिंसेस लेना वेलेरियन से शादी कर ली थी जो समुंदर के बादशाह कॉर्लिस वलेरियन की बेटी थी। इस शादी को किंग विसेरिस की परमिशन नहीं थी क्योंकि विसेरिस और डेमन में अभी भी कुछ प्रॉब्लम शुरू थे। इसीलिए डेमन और लेना ने वेस्टेरोस को छोड़ दिया और वो सीधा नैरो सी के दूसरी ओर एसोस में चले गए। सो अब सवाल आता है, कौन है ये लेना वेलेरियन और उसके पापा कॉर्लिस वलेरियन कौन है? ये हाउस वेलेरियन एग्जैक्टली कौन सा हाउस है? सो गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी शुरू रहते ये हाउस वलेरियन कोई बड़ा पावरफुल हाउस नहीं था, इसीलिए हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में हाउस वलेरियन का नाम भी नहीं सुना था। बट 200 साल पहले हाउस वलेरियन वेस्टेरोस का सबसे पावरफुल हाउसेस में से एक था। हाउस वलेरियन ड्रैगनस्टोन के ही नजदीक बसे हुए आइलैंड ड्रिफ्ट्समार्क को रूल करते थे। वहां राज करने वाले किंग को लॉर्ड ऑफ द टाइड्स कहा जाता था और स्टोरी के इस समय में लॉर्ड ऑफ द टाइड्स था खूंखार कॉर्लिस वलेरियन। अब इस लेजेंडरी कॉर्लिस वलेरियन के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके कारनामों पे तो एक अलग से ही वीडियो बना सकता हूं। सिर्फ इतना जान लो कि यह कॉर्लिस वलेरियन एक पावरफुल बैडएस आदमी था। उसने अपने लाइफ में ऐसे कुछ कारनामे किए थे कि हाउस वलेरियन वेस्टेरोस का सबसे रिचेस्ट हाउस बन गया था, इवन रिचर देन हाउस लैनिस्टर। इस पावरफुल कॉर्लिस वलेरियन की शादी रेनिस टारगेरियन से हुई थी, जिसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है जो मैं इस वीडियो में पूरी कवर नहीं कर पाऊंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में जानना जरूरी है।
सो ये रेनिस टारगेरियन कभी वेस्टेरोस की रानी होनी चाहिए थी, वो हेयर टू द थ्रोन बननी चाहिए थी, बट उसका अधिकार भी छीना गया था क्योंकि वो एक औरत है। पूरे वेस्टेरोस में उसे क्वीन दैट नेवर वॉज ऐसा करके चिढ़ाते थे। इन सब चीजों का रेनिस को हमेशा से बहुत दुख था और एक तरह से गुस्सा भी था, और यही पॉइंट इस स्टोरी में आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। फिर रेनिस वेलेरियन के बारे में और एक खास बात ये थी कि वो भी एक ड्रैगन राइडर थी, और उसकी द रेड क्वीन मेलिस ड्रैगन मतलब एक अजूबा थी। ये रेड क्वीन मेलिस ड्रैगन वेस्टेरोस की सबसे फास्टेस्ट ड्रैगन थी, और उसे आसमान में फुल स्पीड में उड़ते देखना मतलब एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता था। सो ऐसे रेनिस और कोरलिस वेलेरियन एकदम कूल और बैडएस कपल थे, और हाउस वेलेरियन वेस्टेरोस का सबसे रिचेस्ट हाउस था। कॉर्लिस और रेनिस को लेना जैसी बेटी और एक दूसरा लेनोर नाम का बेटा भी था। सो ये लेनोर, डेमोन और लेना और कॉर्लिस और रेनिस, इन सभी के बारे में हम अब आगे स्टोरी में जानेंगे ही। फिर कहानी में हम पहुंचते हैं आगे 111 एसी में। क्वीन एलिसेंट और किंग विसेरिस की शादी की ये 5 साल की एनिवर्सरी थी। इस एनिवर्सरी के लिए कई सारे फंक्शंस रखे गए थे, और इन फंक्शंस में सबसे पहली बार क्वीन एलिसेंट और हेयर टू द थ्रोन राइनियरा के बीच के प्रॉब्लम्स सामने आ गए थे। इन फेस्टिवल्स में ये क्लियरली दिख रहा था कि क्वीन एलिसेंट और प्रिंसेस राइनियरा एक दूसरे को हेट करते हैं। इन फेस्टिवल्स में राइनियरा हमेशा टारगेरियन परिवार के ब्लैक गाउन्स में नजर आई थी, और दूसरे तरफ क्वीन एलिसेंट ने हाई टॉवर्स के ग्रीन कलर के गाउन्स पहने थे, जिसके वजह से इन दोनों के राइवल्स के सपोर्टर्स को तब से ग्रीन्स और ब्लैक्स बुलाने लगे थे। क्वीन एलिसेंट हाई टॉवर के सपोर्टर्स यानी कि ग्रीन्स, और हेयर टू द थ्रोन राइनियरा टारगेरियन के सपोर्टर्स यानी कि ब्लैक्स। इस तरीके से किंग विसेरिस के पीठ पीछे 2 ग्रुप्स बनने लगे थे, और इसी में 113 एसी का साल आया था। अब राइनियरा भी 17 साल की हो गई थी, और उसके लिए भी शादी के प्रपोजल्स आने लगे थे। सभी प्रपोजल्स में से किंग विसेरिस और उसके काउंसिल ने राइनियरा को लेनोर वेलेरियन से शादी करने के लिए कह दिया, क्योंकि लेनोर पावरफुल एंड रिच हाउस वेलेरियन का वारिस था। और तो और वेलेरियन हाउस और किंग विसेरिस के बीच में थोड़े से प्रॉब्लम शुरू थे। सो ऐसे शादी से वो सभी प्रॉब्लम्स मिट जाएंगे और एक अच्छा गठबंधन तैयार होने का मौका था। इन्हीं सब रीजंस की वजह से किंग विसेरिस को राइनियरा की शादी लेनोर से करानी थी, बट राइनियरा ये शादी नहीं चाहती थी, और उसके 2 बड़े रीजंस थे। पहला रीजन था सर क्रिस्टन कोल। सो ये सर क्रिस्टन कोल भी वेस्टेरोस का वन ऑफ द डेडलिएस्ट वॉरियर में से एक था, और एकदम हैंडसम बंदा था। 104 एसी में किंग विसेरिस जब किंग बना था, तब उसके बाद में एक जाउस्टिंग की टूर्नामेंट रखी गई थी, और उस टूर्नामेंट में सर क्रिस्टोन ने सीधा डेमोन टारगेरियन को हरा दिया था। इस विक्ट्री के बाद में सर क्रिस्टोन ने 7 साल के राइनियरा को जाके एक फ्लावर दे दिया था। तभी से राइनियरा को सर क्रिस्टोन पे क्रश था। इसके बाद सर क्रिस्टोन को राइनियरा का पर्सनल स्वॉर्न शील्ड बनाया गया था। 7 साल की उम्र से 14 साल की होने तक राइनियरा का सर क्रिस्टोन पे दिल आ गया था, और एक दिन फाइनली राइनियरा ने उन्हें प्रपोज कर दिया था। बट सर क्रिस्टोन शॉक्ड हुए और उन्होंने टीनेज राइनियरा का प्रपोजल ठुकरा दिया था। राइनियरा का इससे दिल टूटा था, बट अभी भी उसे उम्मीद थी कि अगर वो कुछ एफर्ट्स लेती है तो सर क्रिस्टोन उससे प्यार करने लगेंगे। सो इसी वजह से राइनियरा शादी से भाग रही थी। बट ये रहा पहला रीजन। राइनियरा लेनोर से शादी नहीं करना चाहती थी। उसका दूसरा रीजन था लेनोर के रिलेटेड कुछ रूमर्स। सो कुछ रूमर्स यानी अफवाहों के अनुसार लेनोर एक बाइसेक्सुअल बंदा था और उसे ज्यादातर लड़के ही पसंद थे। कुछ रूमर्स के मुताबिक लेनोर किसी जॉफ्री लॉनमाउथ नाम के नाइट के साथ रिलेशनशिप में था। अब
ऐसी गॉसिप्स तो राइनिरा को भी पता चली थी, इसीलिए वो लेनोर से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लेनोर उससे प्यार नहीं करेगा। सो ये दो बड़े प्रॉब्लम्स राइनिरा को सता रहे थे, इसीलिए उसने एक दिन विसेरिस को सीधा बोल दिया कि वो लेनोर से शादी नहीं करेगी। इसके बाद दोनों बाप बेटी में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और इस झगड़े में राइनिरा को किंग विसेरिस ने सीधा बोल दिया कि अगर तुम लेनोर से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें मैं क्वीन नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारी एयर टू द थ्रोन वाली पोजीशन निकाल दूंगा। अब ये सुन के राइनिरा को तो बहुत गुस्सा आया था, बट उसकी अपने पापा किंग विसेरिस के सामने कुछ नहीं चलने वाली थी। उसने चुपचाप अपने पापा की बात मानी क्योंकि उसके पास कोई चारा भी नहीं था। और इसके बाद में फाइनली 114 एसी के शुरुआत में राइनिरा और लेनोर की शादी धूमधाम से कराई गई। अब इस शादी के बाद में राइनिरा को ड्रैगन स्टोन जाने पड़ने वाला था। सो ये तो हुई राइनिरा और लेनोर की शादी, बट इस शादी के बाद में रखे गए एक जाउस्टिंग टूर्नामेंट में एक बड़ा हादसा हुआ था जो आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टूर्नामेंट में सर क्रिस्टोन कोल ने वापस हिस्सा लिया था और टूर्नामेंट के एक मैच में क्रिस्टन कोल का मुकाबला जॉफ्री लाउडमाउथ से ही हुआ था। सर क्रिस्टोन ने अपना मॉर्निंग स्टार हथियार इतने जोर से घुमाया था कि जॉफ्री का शील्ड टूट के वो बेचारा इंजर्ड हो गया। इस इंजरी के बाद में जॉफ्री को इन्फेक्शन लग गया था और उसकी कुछ 6 दिनों बाद बुरी मौत भी हो गई थी। इस मौत के बाद में लेनोर को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि लेनोर जोफ्री से प्यार करता था। लेनोर वलेरियन तो चाहता था कि सर क्रिस्टन कोल को भी मौत की सजा दी जाए या फिर सर क्रिस्टन को सीधा नाइट्स वॉच भेज दिया जाए। लेनोर की नई नवेली दुल्हन राइनिरा ने भी अपने नए पति के हाँ में हाँ मिला डाली, बट इसका रीजन कुछ और ही था। कुछ ही टाइम पहले सर क्रिस्टोन ने राइनिरा का दिल तोड़ा था, सो वो भी अब चाहती थी कि सर क्रिस्टोन की जिंदगी बर्बाद हो जाए। और तो और किंग विसेरिस भी गुस्सा हुए थे क्योंकि फ्रेंडली टूर्नामेंट में ऐसी मौत का होना अच्छा नहीं होता था। बट इन सभी में क्वीन एलिसेंट ने सर क्रिस्टोन के साइड से बात की और कहा कि जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। इस क्वीन एलिसेंट के सपोर्ट के बाद में सर क्रिस्टोन ने क्वीन एलिसेंट को थैंक यू कहा और उसने हमेशा ग्रीन्स के साइड से लड़ने का वादा किया। दैट मीन्स अभी सर क्रिस्टोन कोल जैसा एक खूंखार वॉरियर अभी ग्रीन्स के साइड में आ गया है। सो 114 एसी में क्वीन एलिसेंट और किंग विसेरिस किंग्स लैंडिंग में रहने लगे थे। राइनिरा ड्रैगन स्टोन पे थी और डेमोन लेना के साथ में एसोस में अलग अलग लोकेशंस पे रहता था। अगले कुछ 5 सालों में ही राइनिरा को भी 3 बेटे हुए। बड़ा बेटा जेसेरिस वेलेरियन, सेकेंड बेटा ल्यूकेरिस वेलेरियन और तीसरा बेटा सबसे छोटा जॉफ्री वेलेरियन। दूसरे तरफ एलिसेंट को भी और एक बेटा हुआ था जिसका नाम रखा गया था डेरॉन। ये डेरॉन कुछ इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैं ज्यादा बाद में मेंशन नहीं करूंगा। सो ऐसे राइनिरा के 3 बेटे थे और एलिसेंट के टोटल 4 चिल्ड्रन थे। वैसे तो ये सभी बच्चे एक साथ बचपन में खेलते थे, बट धीरे धीरे वो भी एक दूसरे को हेट करने लगे थे क्योंकि उन बच्चों की मदर्स यानी राइनिरा और एलिसेंट एक दूसरे से नफरत करती थी। आफ्टर ऑल बच्चे भी वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। राइनिरा और एलिसेंट ने अपने बच्चों के मन में बचपन से ही एक दूसरे के खिलाफ एक तरह का जहर घोल दिया था। सो अभी लेट्स टॉक अबाउट दीज किड्स जो आगे इस स्टोरी में बड़ा रोल निभाएंगे। सबसे पहले तो क्वीन एलिसेंट और विसेरिस का बड़ा बेटा एगोन टारगेरियन, सेकंड ऑफ हिज नेम। एगोन जब टीनेजर बन गया था तब उसने ड्रैगन स्टोन के सबसे खूबसूरत ड्रैगन सनफायर से कनेक्शन बना लिया था। ये एगोन का ड्रैगन सनफायर मतलब वेस्टेरोस के इतिहास का सबसे ब्यूटीफुल ड्रैगन। सनफायर ड्रैगन पूरा गोल्डन कलर का ड्रैगन था और उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती थी तो वो कुछ गोल्डन कलर से चमकने लगता था। इतना खूबसूरत ड्रैगन वेस्टेरोस के इतिहास में ना कभी पहले हुआ था और ना कभी उसके बाद में हुआ। इस सनफायर के राइडर एगोन से ही राइनिरा सबसे ज्यादा हेट करती थी क्योंकि उसके
तख्त को सबसे बड़ा खतरा इसी एगोन का था। फिर आती है प्यारी हेलेना। हेलेना बचपन से ही अपने बड़े भाई एगोन के पीछे पीछे भागती रहती थी और बचपन से ही उनमें एक बॉन्डिंग बन गई थी। बचपन से ही ये तय हो गया था कि हेलेना और एगोन आगे शादी कर देंगे। सो ये हेलेना जब छोटी थी तभी वो पूरे किंग्स लैंडिंग में फेमस हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा किंग्स लैंडिंग में बिंदास घूमती थी और स्मॉल फोक यानी किंग्स लैंडिंग के आम जनता के साथ में वो बातें करती रहती थी। छोटी प्रिंसेस हेलेना हमसे बात करनी आई है, यही देख के आम आदमी लोग खुश हो जाते थे और इसीलिए किंग्स लैंडिंग की जनता उससे बेहद प्यार करते थे। हेलेना को किंग्स लैंडिंग की जनता कितनी प्यार करती थी ये आगे एक स्टोरी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, सो इसे आप जरूर याद रखिए। फिर हेलेना का भी एक मस्त ड्रैगन था जिसका नाम था ड्रीम फायर। यह भी बहुत खूबसूरत ड्रैगन था जो सिल्वर और नीले कलर का शी ड्रैगन होता है। देन फाइनली विसेरिस और एलिसेंट का तीसरा बच्चा था एमोंड टारगेरियन। ये बंदा बचपन से ही थोड़ा खिसका हुआ पगला इंसान था। इसमें वो टारगेरियंस का पागलपन वाला पर्सनालिटी था और ये बहुत ही मुंहफट था। वो किसी को भी कुछ भी बोल देता था, उसे किसी का डर नहीं रहता था। एमोंड सिर्फ जब 10 साल का था तब उसने एक अलग ही बवाल कर दिया था। एमोंड ने ड्रैगन पिट के सबसे मॉन्स्ट्रस ड्रैगन को ही चुनौती दे दी थी और उससे दोस्ती बनाने की कोशिश की थी। एंड ये ड्रैगन था भयानक वेगार। वेगार मतलब वेस्टेरोस का सबसे बड़ा ड्रैगन। वो वेस्टेरोस के किसी भी ड्रैगन से साइज में लिटरली दुगना था। ऐसे ह्यूज ड्रैगन का एमोंड सिर्फ 10 साल की उम्र में राइडर बन गया था, इसीलिए उसके लिए सभी के मन में कुछ एक अलग ही रिस्पेक्ट थी, क्योंकि ये बंदा कुछ सिंपल आदमी नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। और उसी में एमोंड को सर क्रिस्टन कोल ने खुद ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। सो मतलब वो एक अभी अच्छा वॉरियर बन के उभर के तो आ ही रहा था, बट उसका ड्रैगन मतलब वेगार जैसा भयानक ड्रैगन था। सो ये क्वीन एलिसेंट और किंग विसेरिस के तीनों बच्चे काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, बट दूसरे तरफ जेसेरिस, ल्यूसेरिस और जॉफ्री कोई इतने भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है। राइनिरा के ये तीनों बेटे भी ड्रैगन राइडर्स तो बने ही थे, बट उनके ड्रैगन्स में कुछ इतनी भी खास बात नहीं थे, वो सभी एवरेज ड्रैगन्स थे। बट इन तीनों के बारे में तो कुछ अलग ही चीजें वेस्टेरोस में चल रही थी। सो वेस्टेरोस में रूमर शुरू हो गई कि ये तीनों बच्चे कहने के लिए राइनेरा और लेनोर के बेटे हैं, बट एक्चुअली ये बच्चे लेनोर के है ही नहीं, क्योंकि इन तीनों में वलेरियन और टारगेरियंस के कुछ लुक्स ही नहीं है। वो बिल्कुल भी वलेरियन और टारगेरियंस की तरह नहीं दिखते थे। सो वलेरियंस और टारगेरियंस अपने सिल्वर व्हाइट कलर के बालों के लिए फेमस थे, बट इन तीनों के बालों का कलर था ब्राउन। सो कई लोगों का मानना था कि लेनोर को तो पहले से ही मर्द पसंद थे, इसीलिए उसने राइनेरा के साथ में कभी अपने संबंध बनाए ही नहीं थे। उसी में लेनोर और राइनेरा हमेशा एक दूसरे से दूर रहा करते थे। राइनेरा तो हमेशा ड्रैगन स्टोन पे रहती थी, बट लेनोर कई बार ड्रिफ्ट मार्क चला जाता था। सो अब ये तीन बेटे हैं किसके? तो कई रूमर्स के मुताबिक राइनेरा के तीनों बेटों का बाप था सर हार्विन स्ट्रॉन्ग। ये सर हार्विन स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्टोन पर ही राइनेरा का स्वॉर्न सॉर्ड यानी कि पर्सनल बॉडीगार्ड बन के था। हाउस स्ट्रॉन्ग के सभी मेंबर्स के बाल ब्राउन होते हैं और राइनेरा के तीनों बेटों के बाल ब्राउन थे, इसीलिए सब जगह रूमर स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि हार्विन और राइनेरा के ही ये तीन बेटे हैं। इन्हीं सब रूमर्स और इन्हीं सब चीजों के बाद में 120 एसी का साल आया, जिसे वेस्टेरोस के इतिहास में ईयर ऑफ रेड स्प्रिंग कहा जाता है, क्योंकि इस साल कुछ बड़ी बड़ी मौत हो गई थी जो आगे वेस्टेरोस का फ्यूचर बदलने वाली थी। सबसे पहले तो डेमोन की पत्नी लेना की मौत हो गई। इस मौत के बाद में किंग्स लैंडिंग में लेना वैलेरियन के लिए एक फ्यूनरल रखा गया था। इस फ्यूनरल के लिए किंग्स लैंडिंग में सभी ग्रीन्स और ब्लैक्स के लोग आ गए थे।
सालों बाद सब एक दूसरे को हेट करने वाले लोग अभी एक दूसरे के सामने आ गए थे। ऐसे ही एक फंक्शन में मुफट एमोंड ने जेसेरिस का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि तुम्हारी माँ क्या आयरन थ्रोन पे बैठेगी, तुम और तुम्हारे सब भाई एक्चुअली स्ट्रॉन्ग्स है, यू आर नॉट टारगेरियंस, यू आर स्ट्रॉन्ग्स। बस ऐसा कह के एमोंड ने चिढ़ाया और जेसेरिस और एमोंड की वहीं पे हाथापाई शुरू हो जाती है। अपने बड़े भाई जेसेरिस की ऐसी पिटाई होते देख के लुसेरिस अपने छोटे से खंजर से सीधा एमोंड पे हमला कर देता है। इस हाथापाई में लुसेरिस अपना छोटा खंजर एमोंड के सीधा आंख में ही डाल देता है। एमोंड वहीं पे जोर से चिल्लाता है और वहीं के वहीं फाइट रुक जाती है, बट डैमेज वाज डन। एमोंड ने अपनी राइट आई गवाई थी और इसी के बाद में वो अपने राइट आई में कलरफुल हीरे पहनने लगा था और इसी के बाद में उसे सब कहने लगे थे वन आइड एमोंड। अब इस फाइट के वजह से किंग विसेरिस को काफी गुस्सा आया था। सालों से उन्हें हमेशा पता था कि उनकी बीवी एलिसेंट और बेटी राइनेरा में कुछ अनबन होती रहती है, बट वो दोनों भी किंग विसेरिस के सामने हमेशा शांति से रहते थे। बट आज उनके एक बेटे की आंख ही फोड़ दी गई थी, सो इसके वजह से वो बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्होंने गुस्से में ही सर हार्विन स्ट्रॉन्ग को हैरेनहाल भेज दिया और कुछ ही महीनों के बाद में हैरेनहाल में एक बड़ी आग लग गई जिसमें सर हार्विन स्ट्रॉन्ग और उसके पिता लाइनोल स्ट्रॉन्ग की मौत हो गई थी। ये लाइनोल स्ट्रॉन्ग किंग विसेरिस के अभी हैंड थे और इनके मरने के वजह से सर ऑटो हाईटावर को वापस हैंड ऑफ द किंग बनाया गया था। सो ये हुई 120 एसी की दूसरी मौत। फिर इसी 120 एसी में ही राइनेरा के पति लेनोर की भी मौत हो गई। सो इस तरह से बेचारे कॉर्लिस और रेनिस वेलेरियन के दोनों बच्चों की एक ही साल में बुरी मौत हो गई थी। बट 120 एसी की सबसे खतरनाक चीज अभी भी होनी बाकी थी। राइनेरा का पति लेनोर और डेमोन की पत्नी लेना के मरने के बाद सिर्फ कुछ 4 महीने के बाद में रेनेरा और डेमोन ने शादी कर ली। जी हाँ, रेनेरा ने अपने पिता विसेरिस के भाई डेमोन से यानी अपने अंकल से ही शादी कर ली थी। यह शादी मतलब एक बहुत बड़ा वेस्टेरोस का स्कैंडल हुआ था। वेस्टेरोस के सभी लोग बहुत इस चीज से शॉक थे। इस समय राइनेरा कुछ सिर्फ 24 साल की थी और डेमोन ऑलमोस्ट 40 साल का था, बट इन दोनों ने शादी कर ली। किंग विसेरिस ऐसे राइनेरा और डेमोन के शादी से काफी नाराज हुए थे, बट वो अभी भी रेनेरा से बहुत प्यार करते थे। ऐसे वाहियात शादी के बाद में कई वेस्टेरोस के लॉर्ड्स ने किंग विसेरिस को कहा कि अब एगोन को हेयर टू द थ्रोन घोषित किया जाए क्योंकि आपका वो बड़ा बेटा है और आयरन थ्रोन का वारिस है। बट किंग विसेरिस के लिए अभी भी उनकी बेटी राइनेरा ही हेयर टू द थ्रोन थी। मतलब वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद में राइनेरा ही आगे थ्रोन पे बैठे। सो इस वजह से ब्लैक्स की पोजीशन बहुत मजबूत थी, बट ग्रीन्स ने भी अपनी पोजीशन सीक्रेटली अच्छी करनी शुरू की थी। इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा था सर ऑटो हाईटावर का। सर ऑटो अब वापस हैंड ऑफ द किंग बने थे, सो वो जानबूझकर बराबर से उनकी बात मानने वालों को ही स्मॉल काउंसिल में लेने लगे थे ताकि टाइम आने पर ग्रीन्स के पास में स्मॉल काउंसिल का सपोर्ट हो। सर ऑटो किंग्स लैंडिंग में ऐसा गेम खेल रहे थे, बट वहां ड्रैगन स्टोन पर राइनेरा अब अपने अंकल डेमोन के प्यार में डूबी थी। अगले कुछ 4 सालों में ही राइनेरा और डेमोन को भी 2 बेटे हुए। एक का नाम रखा गया एगोन टारगेरियन और दूसरे बेटे का नाम रख गया विसेरिस टारगेरियन। अभी राइनेरा ने अपने बेटे का नाम भी जानबूझ के एगोन रखा क्योंकि एलिसेंट के पहले बेटे का नाम भी एगोन था। उसे एक तरह से एलिसेंट को दर्शाना था कि मेरा एगोन असली एगोन द कॉन्करर के नाम का वारिस है, तेरा एगोन तो फालतू एगोन है। सो इसके बाद में एलिसेंट वाला यानी कि टीम ग्रीन्स वाला एगोन को एगोन द एल्डर कहने लग गए थे
और फिर टीम ब्लैक का एगॉन यानी कि राइनेरा और डेमॉन के बेटे को एगॉन द यंगर कहने लगे थे। दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट के बेटे एगॉन और उसकी सिस्टर वाइफ हेलेना को भी 3 बच्चे हुए थे। पहले तो उन्हें ट्विंस हुए, जारिया एंड जेरिस। फिर उनको और एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया मेलोर। अभी हम एक टाइम जंप लेते हैं। अभी कुछ ऐसे ही 8-10 सालों का टाइम गुजर गया है और किंग विसेरिस किंग्स लैंडिंग में ही अपने बच्चों के साथ हमेशा खेलते रहते थे। खास करके हेलेना के साथ वो बहुत वक्त गुजारते थे और वो जहरिया, जेरिस और छोटे मेलोर के साथ बहुत खेलते थे। और इसी में आया 129 का साल। इस साल के शुरुआत से ही किंग विसेरिस काफी बीमार रहे थे और एक दिन किंग विसेरिस की ऐसे ही लंबे बीमारी से मौत हो गई। सुबह सुबह राजा विसेरिस का खास नौकर उनके रूम में आता है और वो विसेरिस को बिस्तर में मरे हुए देखता है। ये नौकर झट से क्वीन एलिसेंट को राजा के मौत के बारे में इतला कर देता है और यहीं पे क्वीन एलिसेंट एक बहुत बड़ा गेम खेलती है। ऐसा गेम जिसके बाद में पूरा वेस्टेरोस आगे जलने वाला होता है। सो नौकर ने एलिसेंट को बताया कि राजा विसेरिस की अभी मौत हो गई है, तो अभी हमें किंग्स लैंडिंग की बेल्स बजानी पड़ेगी, क्योंकि राजा के मरने के बाद में ऐसे बेल्स बजाने की एक पुरानी परंपरा रही थी। ऐसे बेल्स बजाने पे ही राजा की मौत की खबर पूरे किंग्स लैंडिंग में पता चलती है। बट यहाँ पे क्वीन एलिसेंट ने कुछ सोल्जर्स को बुला दिया और उस नौकर को उठा के जेल में फेंक दिया। फिर उसने झट से सर क्रिस्टोन कोल और अपने पिता सर ऑटो हाईटावर को इस न्यूज के बारे में बताया। एलिसेंट ने सीधा बोल दिया कि राजा विसेरिस की अभी मौत हुई है, तो अब मेरा बेटा एगॉन ही किंग बनेगा। सर ऑटो हाईटावर को तो वही चाहिए था और इवन सर क्रिस्टोन कोल ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाई। सो इस प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद में जल्दी एक स्मॉल काउंसिल की मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में एलिसेंट कहती है कि हमें अगला राजा कौन होगा और आयरन थ्रोन पे कौन बैठेगा ये डिस्कस करना है। बट इस काउंसिल मीटिंग में मास्टर ऑफ कॉइन लाइमन बिस्बिरी शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहते हैं कि किंग विसेरिस ने तो मरते दम तक क्लियरली कहा था कि आयरन थ्रोन पे तो राइनेरा बैठेगी। सो ये मीटिंग किस बारे में है और अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? आयरन थ्रोन पे कौन बैठेगा ये तो पहले से डिसाइडेड है, ऐसा सीधा लाइमन बिस्बिरी ने इस मीटिंग में कह दिया। फिर उन्होंने इसी मीटिंग में कहा कि मैं तो अपने राजा के हुक्म को ही फॉलो करूंगा। आयरन थ्रोन पे तो राइनेरा ही बैठेगी, क्योंकि वैसा किंग विसेरिस ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। यह सुनते ही सर क्रिस्टन कोल अपने कुर्सी से उठते हैं और स्लोली लाइमन बिस्बेरी के यहां पे जाते हैं और एक झटके में वो बिस्बेरी का गला काट देते हैं, जिसके वजह से बाकी काउंसिल मेंबर्स एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और उनकी एकदम फट जाती है। जो भी थोड़े बहुत ब्लैक्स को सपोर्ट करते थे और राइनेरा के क्लेम को मानते थे, अभी उनको अपने जान की पड़ी थी। मीटिंग के कुछ गिने चुने ब्लैक सपोर्टर्स ने देखा कि आजू बाजू में कई सारे ग्रीन सपोर्टर्स भरे हुए हैं, इसीलिए उन ब्लैक सपोर्टर्स ने भी क्वीन एलिसेंट के बेटे एगॉन को नया राजा बनने का फैसला मान लिया। एंड जस्ट लाइक दैट क्वीन एलिसेंट का बेटा एगॉन किंग बन गया और उसकी सिस्टर वाइफ हेलेना क्वीन बन गई। जस्ट लाइक दैट अभी एगॉन टारगेरियन द सेकंड आयरन थ्रोन पे बैठ गया था। एगॉन के राज तिलक वाले सेरेमनी के बाद जल्द ही एगॉन के छोटे भाई वन आइड एमोंड को वेस्टेरोस के बाकी राजाओं के पास भेजा गया था, जिन्होंने किंग एगॉन को सपोर्ट नहीं किया था। एमोंड अपने मैसिव ड्रैगन वेगार से दूसरे राजाओं से मिलने के लिए निकल पड़ता है। उसका काम होता है कि किंग एगॉन के लिए यानी ग्रीन्स के लिए लॉयल सपोर्टर्स को ढूंढना। एगॉन के राजा बनने की न्यूज कुछ ही दिनों में ड्रैगन स्टोन पर भी पहुंच जाती है और ऑब्वियसली राइनेरा इस न्यूज से गुस्से से पागल हो जाती है। राइनेरा के गुस्से का कुछ ठिकाना नहीं रहता। राइनेरा को हमेशा पता था कि क्वीन एलिसेंट उसके साथ कुछ ना कुछ धोखेबाजी जरूर करेगी और एगॉन को वो राजा बनाएगी। सो इतने सालों की राइनेरा को जिस चीज की फिक्र थी वो अभी एक्चुअली हो गया
था। राइनेरा का आयरन थ्रोन पे बैठने का हक छीना गया था। सो एलिसेंट और किंग एगॉन के पास में अभी पॉलिटिकल पावर थी, क्योंकि आफ्टर ऑल अभी एगॉन सीधा राजा बना था और वो आयरन थ्रोन पे बैठा था। बट राइनेरा के पास एक अलग ही पावर थी, एंड दैट इज ड्रैगन्स। राइनेरा के पास कुल मिला के कुछ 12 जबरदस्त ड्रैगन्स थे। राइनेरा का खुद का सिरैक्स ड्रैगन, डेमन और उसका बैटल एक्सपीरियंस ड्रैगन करैक्सिस, फिर राइनेरा के तीनों बेटों के पास में उनके उनके मीडियम साइज्ड अच्छे ड्रैगन्स थे, जिसमें बड़े बेटे जेसेरिस के पास था वर्मैक्स, देन लूसेरिस का ड्रैगन एरेक्स और छोटे जॉफ्री का टिरैक्सिस। इन सब के बाद आती है रेनिस वेलेरियन और उसकी रेड क्वीन मेलिस, जो वेस्टेरोस का सबसे फास्टेस्ट ड्रैगन था। ऐसे ही ड्रैगन स्टोन पर अलग अलग 6 ड्रैगन्स भी थे जिनके लिए कोई ड्रैगन राइडर चाहिए था। सो ऐसे राइनेरा के पास टोटल कुल मिला के 12 जबरदस्त ड्रैगन्स थे, और दूसरे तरफ एगॉन के पास सिर्फ 4 ड्रैगन्स थे, जिसमें किंग एगॉन का खूबसूरत गोल्डन ड्रैगन सनफायर था और वन आइड एमोंड का मॉन्स्टरस वेगार ड्रैगन था। एगॉन के किंग बनने की खबर मिलते ही राइनेरा ने भी ड्रैगन स्टोन में अपनी खुद की मीटिंग रखी, जिसमें उसका हस्बैंड डेमन था, उसके तीनों टीनेज बच्चे जेसेरिस, ल्यूसेरिस और जॉफ्री वहां पे मौजूद थे, और सबसे इंपॉर्टेंट राइनेरा को कॉर्लिस और रेनिस वेलेरियन का सपोर्ट था। सो अगर आपको याद है तो मैंने वीडियो में पहले बताया था कि कैसे रेनिस का क्वीन बनने का हक छीना गया था, कैसे वेस्टेरोस वासी उसे द क्वीन दैट नेवर वॉच करके चिढ़ाते थे। सो इन सब चीजों का रेनिस को हमेशा से ही गुस्सा रहा था। उसे हमेशा से दुख था कि वो सिर्फ एक औरत होने के वजह से उसे आयरन थ्रोन पे बैठने नहीं दिया गया था, और अब सेम एग्जैक्ट चीज राइनेरा के साथ भी हो रही थी। राइनेरा का भी आयरन थ्रोन पे बैठने का अधिकार छीना गया था, इसीलिए रेनिस के मन में राइनेरा को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर था, और इसीलिए रेनिस और उसके हस्बैंड कॉर्लिस वेलेरियन ने राइनेरा को सपोर्ट करने का फैसला किया था। सो ये थी छोटी सी ब्लैक्स की टीम, राइनेरा, डेमन, कॉर्लिस और रेनिस वेलेरियन। इस मीटिंग में राइनेरा अपने बड़े बेटे जसेरेस को वेल भेजती है ताकि वो हाउस एरिन और बाकी वेल के हाउसेस का सपोर्ट ब्लैक्स के लिए ला पाए। अगर किंग एगॉन और ग्रीन्स को हराना है तो टीम राइनेरा यानी कि ब्लैक्स को और हाउसेस का सपोर्ट चाहिए था, इसीलिए राइनेरा ने ऐसा कदम उठाया था। पहले तो उसने अपने बड़े बेटे जेसेरिस को वेल भेजा था, और फिर उसने अपने दूसरे बेटे लूसेरिस को स्टॉर्म लैंड्स भेजा था, जहां पे बराथियंस और बाकी छोटे हाउसेस का राज था। सो राइनेरा चाहती थी कि बराथियंस और वहां के बाकी छोटे हाउसेस भी ब्लैक्स को सपोर्ट करे। सो इन काम के लिए लूसेरिस और जेसेरिस निकल पड़ते हैं। लूसेरिस अपने ड्रैगन एरेक्स पे बैठ के स्टॉर्म्स एंड पहुंच जाता है, और वहां पे वो बराथियंस के दरबार में हाजिर होता है। बट वहां वो देखता है कि वन आइड एमोंड पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है, और वो लॉर्ड बोरोस बराथियन से कुछ बात कर रहा है। लूसेरिस को यहां पे आने में देरी हो गई थी। वन आइड एमोंड टारगेरियन ने पहले से ही बराथियंस का सपोर्ट हासिल कर लिया था। वहां के लॉर्ड बोरोस बराथियन ने लूसेरिस को उनके दरबार से भगा दिया। लॉर्ड बोरोस ने कहा कि मैं सपोर्ट करूंगा तो अभी जो किंग है उनको ही। ऐसे गंदे ह्यूमिलिएशन के बाद में लूसेरिस अपने छोटे ड्रैगन एरेक्स पे बैठ के ड्रैगन स्टोन के लिए वापस निकल पड़ता है। तभी रात का टाइम था और समुंदर में आंधी तूफान वाली बारिश हो रही थी। एरेक्स को सही से उड़ना भी नहीं हो रहा था, और तभी आसमान में एक बड़ी परछाई आ जाती है। यह था ह्यूज ड्रैगन वेगार, और उस पे बैठा था एमोन टारगेरियन। लूसेरिस एरेक्स पे बैठ के वहां से भागने की कोशिश करता है, बट इतने आंधी तूफान में बेचारा एरेक्स बराबर से उड़ भी नहीं पाता है। वन आइड एमोंड के सर पे खून सवार था, और वो अपने मॉन्स्टर वेगार ड्रैगन से छोटे से एरेक्स ड्रैगन पे हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में एरेक्स के 2-3 टुकड़े होते हैं और वो पानी में गिर जाता है, और एरेक्स के मौत के साथ साथ ही लूसेरिस की भी बहुत बुरी मौत हो जाती है। बस
एक मौत होती है और अब शुरू होने वाला है वॉर बिटवीन द टारगेरियंस, ग्रीन्स वर्सेस द ब्लैक्स, द डांस ऑफ द ड्रैगन। एमोंड और ल्यूसेरिस दोनों डिप्लोमेटिक मिशन से बोरोस बराथियन को मिलने गए थे, बट वहां पे खून खराबा हो गया। एमोंड ने सीधा ल्यूसेरिस को मार डाला क्योंकि कुछ सालों पहले इसी ल्यूसेरिस ने एमोंड की एक आंख फोड़ दी थी। सो इसीलिए इस बार मौका मिलते ही पगले वन आइड एमोंड ने ल्यूसेरिस का बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था। ल्यूसेरिस की मौत की खबर मिलते ही राइनेरा ड्रैगनस्टोन पर फूट फूट के रोती है। उसका लाडला ल्यूक मारा गया था। इस मौत से वो पूरी तरह से टूट गई थी। वो इतना उदास और शॉक्ड थी कि उसे आगे वॉर करना ही नहीं था। बट तभी उसके पास उसके हस्बैंड डेमन टारगेरियन का एक लेटर आता है जिसमें डेमन ने लिखा होता है, ल्यूक के मौत का बदला लिया जाएगा। एन आई फॉर एन आई, अ सन फॉर अ सन। यहीं पे वापस इस स्टोरी में आती है लेडी मिजरी, यानी कि डेमन की एक्स गर्लफ्रेंड मिसारिया। अगर आपको याद हो तो डेमन कुछ सालों पहले इस मिसारिया नाम के गर्लफ्रेंड को डेट करता था। ये मिसारिया कोई एकदम नॉर्मल लड़की नहीं थी। उसके किंग्स लैंडिंग में कई सारे कॉन्टैक्ट्स थे और वो एकदम बैडएस किस्म की औरत थी। सो डेमन अपने पुराने खूबसूरत गर्लफ्रेंड इसी मिसारिया के साथ में वापस कॉन्टैक्ट बनाता है और उसके जरिए वो दो असैसिन्स हायर करता है। इन असैसिन्स का नाम होता है ब्लड एंड चीज। ये दोनों भी किंग्स लैंडिंग के डेडलीस्ट असैसिन्स माने जाते हैं। ब्लड एक एक्स गोल्ड क्लोक रहा था और चीज किंग्स लैंडिंग के कुछ बड़े बड़े महलों में रैट कैचर रह चुका था, यानी कि वो चूहे पकड़ता था। चीज को किंग्स लैंडिंग के सभी खुफिया रास्तों के बारे में बराबर से जानकारी थी क्योंकि उसने सालों तक किंग्स लैंडिंग के महलों के नीचे बने गटर्स में और नालों में चूहे पकड़ने का काम किया था। चीज को किंग्स लैंडिंग के सभी सीक्रेट रास्ते मालूम थे और वो इन्हीं गटर में छुपे हुए खुफिया रास्तों से बराबर से रास्ता बनाने में माहिर आदमी था। राइनेरा के परमिशन मिलते ही डेमन ने मिसारिया के मदद से इस डेडली ब्लड एंड चीज के जोड़ी को खून करने भेजा था। बट किसका खून? सो ब्लड एंड चीज छुपके से रेड कीप नीचे बने खुफिया रास्तों से रेड कीप में सबसे ऊपरी कमरे में बिना डिटेक्ट हुए आसानी से पहुंच जाते हैं। किसी भी गार्ड को कुछ भनक भी नहीं लगती और ब्लड एंड चीज किंग एगोन के कमरे में सीधा पहुंच जाते हैं। हेलेना को कुछ समझने के पहले ही ब्लड उस पर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है। चीज गुस्से में हेलेना को बोलता है कि अगर वो चिल्लाती है तो वो मेलोर का गला वहीं पे काट देगा। हेलेना बुरी तरीके से रोने लगती है। वो अपने बच्चों की जान की भीख मांगने लगती है। वो कहती है कि मुझे मार डालो बट मेरे तीनों बच्चों को प्लीज छोड़ दो। बट तभी ब्लड वहां पे जहर इसको उठाता है और वो कहता है अ डेथ इज ओड, सन फॉर अ सन। और चीज कहता है यू चूज, यानी कि यहां पे ब्लड ने कह दिया एक सन के बदले में हम दूसरे सन को मारेंगे। और चीज तो इतना कमीना है कि उसने कौन से बच्चे को मारा जाए और कौन से बच्चे को बचाया जाए ये वो एक मां को सवाल पूछता है। ऐसा भयानक सवाल पूछने के बाद में हेलेना वहां पे फूट फूट के वापस रोने लगती है। प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। वो वापस ऐसा उन्हें मनाने लगती है। बट इन सब रोने धोने से एक बार ब्लड तंग आके बोलता है कि अगर तुमने अभी के अभी किसको मारना है ये नहीं बताया तो हम इन दोनों का कत्ल कर देंगे। सो तभी दिल पे पत्थर रख के हेलेना कहती है कि मेरे सबसे छोटे बेटे मेलोर को मार दिया जाए। ब्लड एंड चीज वहां पे हंसते हैं और कमीना चीज छोटे मेलोर के कान में बोलता है, यू हियर दैट लिटिल बॉय, योर मामा वांट्स यू डेड। इतना कमीना होता है ये चीज। बट चीज के ऐसे कहने पर चीज मेलोर का गला काटने ही वाला होता है तभी ब्लड जहर इसका गला काट देता है।
है और उसकी लाश हेलेना के सामने फेंकता है। हेलेना वही के वही घुटने पे गिर जाती है और वो सुन पड़ जाती है और वहां से ब्लड एंड चीज भाग जाते हैं। एक खून का बदला खून से लिया गया था और अब डांस ऑफ द ड्रैगन ऑफिशियली शुरू हो गया था। इस हादसे के बाद में बेचारी हेलेना पागल हो गई। उसने चीज को अपने छोटे बेटे मेलोर को मारने के लिए कह दिया था, जिसके बाद में हेलेना मेलोर के साथ कभी खेल ही नहीं पाई। वो मेलोर को कभी अपने गोद में तक नहीं ले पाई थी। हेलेना के साथ इस दर्दनाक हादसे के बाद में अब राइनेरा और डेमन वर्सेस एलिसेंट और एगोन का वॉर ऑफिशियली शुरू हो गया था। पूरे वेस्टेरोस के अलग अलग हाउसेस एक एक करके टीम ब्लैक्स और टीम ग्रीन्स में डिवाइड हो गए थे। कुछ लोग कहते थे कि विसेरिस ने राइनेरा को हेयर टू द थ्रोन कहा था तो वही आयरन थ्रोन पे बैठना चाहिए, बट कुछ लोग कहते थे कि एगोन विसेरिस का फर्स्ट बॉर्न सन है तो वही राजा बनना चाहिए। इन सब हादसों के बाद में राइनेरा ने डेमन को हैरेनहाल भेज दिया। डेमन ने करैक्सिस पर बैठ के हैरेनहाल पर धाबा बोल दिया और वहां का कैसल उसने ब्लैक्स के नाम कर दिया और वहीं से उसने आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। नॉर्थ में सच्चाई के पुजारी स्टार्क्स ने भी राइनेरा और ब्लैक्स को सपोर्ट किया था क्योंकि राइनेरा को विसेरिस ने हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर किया था। राइनेरा के बड़े बेटे जेसेरिस ने स्टार्क्स को ब्लैक्स को सपोर्ट करने के लिए मनवा लिया था। इवन नाइट्स ऑफ द वेल ने राइनेरा को सपोर्ट किया था, वो भी टीम ब्लैक्स में थे। नाइट्स ऑफ द वेल और पूरा नॉर्थ ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहा है ये देख के अभी किंग एगोन को गुस्सा आने लगा था। रिसेंटली उसके बेटे जहेरिस को रूम में घुस के गला काट के मार दिया गया था और अब एक एक करके बड़े बड़े हाउसेस सीधा राइनेरा को सपोर्ट कर रहे थे। सो उसे ऐसा गुस्सा आना ही था, बट इस गुस्से में उसने सीधा हुक्म दिया कि राइनेरा को जो भी सपोर्ट करेगा उन सब हाउसेस पे हमला किया जाए। सभी छोटे छोटे लॉर्ड्स जो ब्लैक्स को सपोर्ट करते हैं उनके पूरे लैंड्स को सबको जला दिया जाए। जो भी राइनेरा और ब्लैक्स को सपोर्ट करते हैं उन सबको मार डालो। सर क्रिस्टन कोल और क्रेजी वन आइड एमंड को तो यही चाहिए था। उन्होंने भी अपने पागल हुए राजा के हां में हां मिलाई और आगे वॉर बढ़ाने का फैसला किया। बट ये सब चीजें एगोन की मां एलिसेंट और हैंड ऑफ द किंग बुढ़े सर ऑटो हाइटॉवर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। सो किंग एगोन ने गुस्से में सर ऑटो हाइटॉवर को भी हैंड ऑफ द किंग के पोस्ट से निकाल दिया और उसने सर क्रिस्टन कोल को उसका हैंड बना दिया। सो अभी सर क्रिस्टन कोल हैंड ऑफ द किंग के साथ साथ ही ग्रीन्स के आर्मी के कमांडर भी थे। किंग एगोन की बात मानकर सर क्रिस्टन और ग्रीन्स की आर्मी सभी ब्लैक सपोर्टर्स के लैंड्स को जलाने लग गई। उन्होंने पूरी तरह से तबाही शुरू कर दी। ऐसी तबाही करते करते ग्रीन्स की आर्मी रुक्सरेस्ट नाम के एक जगह पर पहुंचती है। ये रुक्सरेस्ट और उसके आजू बाजू के जमीन पे हाउस टाउनटन का राज होता था और ये हाउस टाउनटन भी राइनेरा यानी ब्लैक्स का सपोर्टर था। सो इसीलिए ग्रीन्स की आर्मी रुक्सरेस्ट आते ही पूरी तबाही शुरू कर देते हैं। दूसरे तरफ हाउस टाउनटन के पास तो ऐसी कुछ आर्मी थी नहीं जो क्रिस्टन कोल के भयानक आर्मी से कुछ फाइट कर सके। इसीलिए ग्रीन्स की आर्मी रुक्सरेस्ट आ रही है ये देख के वहां के लॉर्ड टाउनटन ने पहले ही राइनेरा को एक संदेशा भेजा था। उन्होंने उसमें लिखा था कि प्लीज हमारी यहां पे आके रक्षा करो, ऐसी तबाही को रोको, ब्लैक्स के सभी सपोर्टर्स को जलाया जा रहा है और ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा संदेशा लॉर्ड टाउनटन ने राइनेरा को भेजा था। सो ये मैसेज मिलते वक्त राइनेरा के दरबार में सिर्फ रेनिस और कोरलिस वेलेरियन मौजूद थे क्योंकि बाकी सब कोई ना कोई मिशन से यहां वहां अलग अलग जगह पर होते हैं। इसलिए राइनेरा रेनिस को उसे मदद करने के लिए कहती है। तभी रेनिस वेलेरियन
वेलेरियन अपने सुपर फास्ट ड्रैगन रेड क्वीन मेलिस पर बैठ के रुक्स रेस्ट के तरफ निकलती है। रेनिस कुछ ही घंटों में रुक्स रेस्ट आती है और वो एक एक करके ग्रीन्स के आर्मी को जलाने लगती है। अभी रेड क्वीन मेलिस का जलवा शुरू हो जाता है। ग्रीन आर्मी के सोल्जर्स मेलिस पे निशाना लेने की कोशिश करते हैं, बट मेलिस इतनी फास्ट होती है कि उसे कोई कुछ मार नहीं सकता। मेलिस को मारना इम्पॉसिबल होता है। उसका स्पीड मानो एक जेट प्लेन की तरह स्पीड होता है। रेनिस अपने सुपर फास्ट ड्रैगन मेलिस पर बैठकर तबाही मचाती रहती है, बट यहां पे एक शॉकिंग चीज हो जाती है। रेनिस को कुछ समझने के पहले आसमान में दो दो और ड्रैगन्स की आवाज गूंजने लगती है। वहां पर वन आइड एमोंड अपने ह्यूज वेगार ड्रैगन पे बैठ के आता है और खुद किंग हिमसेल्फ किंग एगोन अपने खूबसूरत गोल्डन ड्रैगन सनफायर पर बैठ के आता है। यहां पे आसमान में दो दो ड्रैगन्स देख के रेनिस आसानी से भाग के निकल सकती थी, क्योंकि वो अगर भाग जाती तो सनफायर और वेगार मेलिस को पकड़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल मेलिस का स्पीड उन दोनों से काफी तेज था। बट रेनिस वेलेरियन भागने वालों में से नहीं थी। रेनिस वेलेरियन अपने रेड क्वीन ड्रैगन मेलिस पे बैठ के सनफायर और एगोन और वेगार और एमोंड ऐसे दोनों ड्रैगन से सीधा भिड़ जाती है और शुरू होता है आसमान में एक क्रेजी डांस ऑफ द ड्रैगन्स। वेगार एंड सनफायर वर्सेस मेलिस। आसमान में ये एक भयानक फाइट शुरू होती है। नीचे खड़े हुए सभी सोल्जर शॉक्ड होके ऊपर देखते होते हैं, क्योंकि आसमान में ड्रैगन्स जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं और एक दूसरे पे आग फेंकते रहते हैं। आसमान में इतनी आग होती है कि मानो कोई दूसरा सूरज आसमान में तैयार हो गया हो। इस भयानक ड्रैगन बैटल में रेनिस और मेलिस जाबाजी से लड़ते हैं और वो सनफायर की बैंड बजा देते हैं। मेलिस के एक अटैक में सनफायर बहुत गंदा इंजर्ड होता है और वो एगोन के साथ में नीचे गिर जाता है। बट दूसरे तरफ वेगार मतलब एक राक्षस, ऐसे भयानक राक्षस जैसे ड्रैगन को हराए तो कैसे हराए। वेगार थकी हुई रेड क्वीन मेलिस के गले को पकड़ देता है और उसका गला काट देता है। इस भयानक बैटल ऑफ रुक्स रेस्ट में सिर्फ वन आइड एमोंड बचता है और उसका राक्षसी ड्रैगन वेगार बचता है। खूबसूरत गोल्डन ड्रैगन सनफायर का पूरा बॉडी इंजर्ड होता है और उसका गोल्डन बॉडी अभी जल के पूरा ग्रे और ब्लैक हो जाता है। किंग एगोन की भी आधे से ज्यादा बॉडी जली हुई रहती है। उसका आर्मर लिटरली मेल्ट होके उसके बॉडी में घुसा हुआ रहता है और इसी में इंजर्ड सनफायर किंग एगोन पे लेटा रहता है, जिसके कारण एगोन के पैरों की हड्डी टूट जाती है। किंग एगोन और सनफायर पूरी तरह से घायल हुए रहते हैं। और रही बात बैड एस क्वीन रेनिस वेलेरियन की, तो उसकी भी बुरी मौत हो जाती है। बेचारी रेनिस वेलेरियन की तो लाश तक नहीं मिलती, क्योंकि वेगार ने एक बार इतना भयानक आग उस पे फेंका हुआ रहता है कि वो लिटरली राख बन जाती है। इस भयानक बैटल और रेनिस के जाबाजी भरे मौत की खबर ड्रैगन स्टोन पर आती है। अपने बीवी के मौत से कॉर्लिस वेलेरियन टूट जाते हैं। रेनिस के लिए ड्रैगन स्टोन पर मॉर्निंग पीरियड रखा जाता है और वो खत्म होते ही जेसेरिस के कहने पर क्वीन राइनेरिया कॉर्लिस वेलेरियन का उसका हैंड बनाती है। इन सब भयानक हादसों से राइनेरिया वापस डर जाती है। वो डिसाइड करती है कि डेमोन के साथ हुए अपने दोनों बेटों को, एगोन और विसेरिस को, वो अक्रॉस द सी एसोस में प्रिंस ऑफ पेंटोस के पास भेजेगी। राइनीरा अपने दोनों छोटे बेटे एगोन और विसिरिस को किसी गे अबैंडन नाम के एक शिप में बिठाती है और वो शिप जाती रहती है पेंटोस को। ये शिप पेंटोस पहुंचते ही वहां का प्रिंस ऑफ पेंटोस उनका ख्याल रखने वाला होता है। ऑब्वियसली इस गे अबैंडन शिप के साथ में कुछ छोटे मोटे जहाज भी होते हैं जो इस जहाज की रक्षा कर सके। बट जैसे ही ये गे अबैंडन शिप नैरो
नैरो सी को क्रॉस करती होती है उस पे ट्रायर्की हमला कर देती है। ये ट्रायर्की यानी एसोस के 3 सिटीज मीर, लीस और त्योश का एक अलायंस होता है। ये ट्रायर्की यानी कि त्रिमूर्ति ये 3 शहरों का एक भागीदारी होता है, एक अलायंस होता है। और ये ट्रायर्की किंग एगोन के यानी ग्रीन्स के सपोर्टर्स होते हैं, इसीलिए वो गे एबैंडन पर नैरो सी में हमला कर देते हैं। इस हमले में सभी मरने लगते हैं, बट छोटा एगोन अपने ड्रैगन स्टॉर्म क्लाउड पर छुपके से बैठता है और वो उड़ के ड्रैगन स्टोन वापस पहुंच जाता है। जैसे ही वो ड्रैगन स्टोन पर आता है वो अपने मां को बताता है कि नैरो सी में कैसा हादसा हुआ है। दूसरे तरफ राइनेरा का 7 साल का छोटा विसेरिस मर गया है ऐसा ही सबको लगता है, बट उसके साथ क्या होता है ये तो एक अलग ही कहानी है जिसके बारे में हम बाद में कभी जानेंगे। अभी के लिए मान लेते हैं कि विसेरिस भी मर गया है क्योंकि राइनेरा को तो वैसे ही लगता है। इस ट्रायर्की के हमले के बारे में सुन के राइनेरा के बड़े बेटे जेसिरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रायर्की पे अटैक करने का फैसला करता है। कॉर्लिस वलेरियन भी उसे सपोर्ट करते हैं। ये कॉर्लिस वलेरियन एक जमाने में समुंदर के बादशाह रहे थे। सो ऐसे एक्सपीरियंस सी कमांडर कॉर्लिस के साथ मिलके जेसेरिस ट्रायर्की पे हमला कर देता है और होती है लेजेंडरी बैटल ऑफ गुलेट। ये बैटल ऑफ गुलेट वेस्टेरोस के इतिहास की डेडलीस्ट सी बैटल मानी जाती है। इस ह्यूज बैटल में हजारों लोग मारे गए थे। जेसेरिस भी इस बैटल ऑफ गुलेट में अपने ड्रैगन वर्मैक्स पर बैठ के तबाही मचाने लगता है। वो बार बार वर्मैक्स पे बैठ के ट्रायर्की के जहाज जलाने लगता है, बट इन जहाजों को बराबर से जलाने के चक्कर में वो हमेशा थोड़ा सा नीचे से उड़ता रहता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। ट्रायर्की वाले सोल्जर्स एक मछली को जैसे जाल में पकड़ते हैं वैसे वर्मैक्स को अपने बड़े जाल में पकड़ लेते हैं और उस पे एरोज की बारिश कर डालते हैं। इतने सारे एरोज के लगने पर वहां पर ड्रैगन वर्मैक्स की भी बुरी मौत होती है और वर्मैक्स पे से नीचे गिर के जेसेरिस की भी बुरी मौत हो जाती है। ये डेडलीस्ट सी बैटल इन हिस्ट्री बैटल ऑफ गुलेट का वैसे कोई क्लियर कट विनर ही नहीं होता। ग्रीन्स और ब्लैक्स दोनों एक तरीके से हार जाते हैं। ब्लैक्स में राइनेरा का बेटा जेसेरिस मारा जाता है और ग्रीन्स के कुछ 80 शिप्स तबाह हो जाते हैं और कुछ हजारों लोग मारे जाते हैं। सो इस बैटल ऑफ गुलेट के बाद में अब तक राइनेरा के दोनों बेटे जेसेरिस और ल्यूसेरिस मारे गए हैं और उसका सबसे छोटा बेटा विसेरिस भी गायब है। इन सभी हादसों से अब राइनेरा पूरी तरह से पागल होने लगती है। अब उसे कुछ भी करके आयरन थ्रोन चाहिए ही था। इन सभी डेथ्स के बाद में राइनेरा के पास ड्रैगन स्टोन पर सिर्फ 6 ड्रैगन्स बाकी रहे थे, बट उनके लिए कोई ऑफिशियल राइडर्स नहीं थे। यहीं पे ड्रैगन स्टोन पर मौजूद टारगेरियंस और वेलेरियंस के बास्टर्ड्स काम आते हैं। सो ड्रैगन स्टोन पर टारगेरियंस और वेलेरियंस के कई सारे बास्टर्ड्स रहते थे जिनका ड्रैगन के साथ कनेक्शन बनता था। इन बास्टर्ड्स को ड्रैगन सीड्स भी कहते थे और राइनेरा इन्हीं ड्रैगन सीड्स को यूज करने का फैसला करती है। वो सोचती है कि इन ड्रैगन सीड्स के जरिए हम और ड्रैगन्स को वॉर में यूज कर सकते हैं। इन सभी ड्रैगन सीड्स में नेटल्स नाम की एक लड़की सबसे बैडएस रहती है और उसने एक शीप स्टीलर नाम के ड्रैगन के साथ अपना कनेक्शन बनाया रहता है। ये नेटल्स आगे स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट काम करने वाली है, सो रिमेंबर हर। सो अब डेमोन की बात करते हैं। डेमोन अभी भी हेरेनहाल में डेरा डाल के बैठा हुआ रहता है ताकि वो वहां से सभी लॉर्ड्स को बराबर से कंट्रोल कर सके और राइनेरा के लिए सपोर्ट बरकरार रख सके। सो ओवरऑल अब तक की ये कुछ राइनेरा के साइड की इंपॉर्टेंट स्टोरी रही, बट दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में भी सब कुछ अभी अजीब हो गया था। वहां का माहौल भी बहुत ही सैड था। क्वीन हेलेना तो अभी भी पागल थी और वो अपने बेटे जहीरिस के मौत के सदमे से अब तक बाहर नहीं आई थी और उसी में हेलेना का हस्बैंड किंग एगोन तो अभी भी इंजर्ड था। उसकी आधी बॉडी जली हुई थी और उसे पूरे बॉडी में दर्द होता रहता था जिसके वजह से वो आयरन थ्रोन पे बैठ भी नहीं सकता था। एक तरह से वो अब राजा बनने के लायक ही नहीं रहा था। वो पूरी तरह से
टूट गया था। सो एगॉन अब राजा बस कहने के लिए रह गया था, क्योंकि सभी बड़े बड़े डिसीजंस अब वन आइड एमॉन लेने लग गया था। उसके ऊपर आर्मी की पूरी दारोमदार आ गई थी। आर्मी वही करेगी जो वन आइड एमॉन कहेगा। एगॉन और हेलेना की बुरी हालत देख के एक दिन एमॉन बोलता है कि बहुत हुआ ये नौटंकी, अब मैं सीधा हैरेनहाल पे अटैक करूंगा और डेमॉन को मार डालूंगा। एक बार डेमॉन मर जाता है देन वॉर इज ओवर, क्योंकि फिर राइनेरा के पास कोई सपोर्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि डेमॉन उसका सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है। बड़ी आर्मी के साथ में सर क्रिस्टन कोल हैरेनहाल के जस्ट बाहर आते हैं और वन आइड एमॉन तो अपने भयानक मॉन्स्ट्रस ड्रैगन वेगार पे तो बैठा ही था। ऐसा लगता है कि अब बैटल ऑफ हैरेनहाल होगी, बट हैरेनहाल के पास जब दोनों आर्मी के साथ आते हैं तब वहां पे डेमन का कोई आर्मी होता ही नहीं है। डेमन और राइनेरा की आर्मी होती है किंग्स लैंडिंग के यहाँ पे। वन आइड एमॉन्ड और सर क्रिस्टन कोल के साथ में एक बड़ा गेम हो जाता है। एमॉन्ड ने जोश में अपने होश गवा दिए और बिना सोचे समझे बड़ी आर्मी लेके उसने डेमॉन पे हैरेनहाल में अटैक कर दिया। बट चालाक डेमॉन तो यही चाहता था। उसे पता था कि एमॉन्ड ऐसी कुछ स्टुपिडिटी करके हैरेनहाल आएगा। डेमॉन कैरेक्सिस पर बैठकर और राइनीरा उसके ड्रैगन सिरैक्स पर बैठकर किंग्स लैंडिंग पे पहुंच जाते हैं। ये दोनों बड़े बड़े ड्रैगन्स और ब्लैक्स के बड़े आर्मी के खिलाफ वॉर करने के लिए कोई किंग्स लैंडिंग में होता ही नहीं है। पगले एमॉन्ड ने जल्दबाजी में पूरे किंग्स लैंडिंग शहर को डिफेंसलेस छोड़ा रहता है। और सबसे बुरी बात तो ये होती है कि एमॉन्ड और क्रिस्टन कोल को समझता ही नहीं है कि डेमॉन गया तो कहां गया। उन्हें कुछ 2-4 दिनों तक तो पता ही नहीं चलता कि आखिर क्या हुआ है। दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट को राइनेरा और डेमॉन के आने का पता चल जाता है, इसीलिए वो वैसा संदेशा एमॉन्ड को भेजने का ट्राई करती है। वो एक रेवन से संदेशा पहुंचाने की कोशिश करती है, बट वहां पे गोल्ड क्लोक्स वैसा होने नहीं देते। डेमॉन के पुराने वफादार गोल्ड क्लोक्स इतने सालों से ग्रीन्स के लिए काम करते होते हैं, बट अब वो अचानक से ब्लैक्स के तरफ पलटी मार के डेमॉन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि उन्हें ये गोल्ड यूनिफॉर्म और ये अलग इज्जत डेमॉन के वजह से मिली थी। कुछ ही घंटों में किंग्स लैंडिंग राइनीरा की हो जाती है। राइनीरा और डेमॉन रेड कीप में आते हैं और सालों बाद एलिसेंट को देखते हैं। एलिसेंट और पागल हुए हेलेना को बंदी बनाया जाता है। डेमॉन और उसके ढेर सारे गोल्ड क्लोक्स किंग एगॉन को ढूंढने लगते हैं, बट सरप्राइज घंटों तक ढूंढने के बावजूद उन्हें किंग एगॉन मिलता ही नहीं है। किंग एगॉन अपने मां एलिसेंट और बीवी हेलेना को छोड़ के कहीं अचानक गायब हो जाता है। फिर उसी दिन आगे फाइनली सालों की तमन्ना पूरी हो जाती है। राइनीरा टारगेरियन आयरन थ्रोन पे बैठती है, बट वो जैसे ही आयरन थ्रोन पे बैठती है उसके पैरों पर थ्रोन में लगी हुई तलवारों का कट्स आ जाता है और राइनीरा के पैरों में से खून आने लगता है, मानो एक तरह से उस आयरन थ्रोन ने राइनीरा को ठुकरा दिया हो। इवेंचुअली किंग्स लैंडिंग के गिरने की खबर वन आइड एमॉन्ड को पता चल जाती है और वो टोटली क्रेजी हो जाता है। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने जल्दबाजी में एकदम बड़ी स्टुपिडिटी कर डाली है। एमॉन्ड पूरा पागल हो जाता है और वो रिवरलैंड्स के गांव जलाने लगता है। एमॉन्ड अपने मैसिव ड्रैगन वेगार पे बैठ के हर दिन वो सब गांव जलाने लगता है जिन्होंने राइनेरा को सपोर्ट किया हो। एमॉन्ड का ये पागलपन देखकर सर क्रिस्टन कोल को तो पहले समझता ही नहीं है कि आखिर करे तो क्या करे, बट वो भी एक स्टूपिड डिसीजन ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो किंग्स लैंडिंग पर अटैक करेंगे और किंग्स लैंडिंग को जीत लेंगे। उन्हें लगता है कि वो क्वीन एलिसेंट की रक्षा करेंगे, बट वो जब किंग्स लैंडिंग के तरफ वापस निकलते हैं तब उनका पूरा प्लान चौपट हो जाता है। सर क्रिस्टन और ग्रीन्स के पूरे
पूरे आर्मी को रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स बीच रास्ते में ही एक बैटल में मार देते हैं, क्योंकि रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स तो पहले से ही डेमन के वजह से ब्लैक्स को सपोर्ट करते होते हैं। सर क्रिस्टन कोल जैसे बड़े कैरेक्टर की भी ऐसे एक बैटल में मौत हो जाती है। बट एमोंड का पागलपन तो अभी भी शुरू होता है। उसके तबाही से पूरा रिवरलैंड्स खौफ में होता है। ये सब चालू होता ही है, बट तभी राइनेरा को एक अलग ही चीज के बारे में पता चलता है। सो ऐसी रूमर शुरू होती है कि डेमन और यंग नेटल्स के बीच में अफेयर शुरू होता है। पहले से ही किंग्स लैंडिंग में अकेली रहने वाली राइनेरा को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन डेमन को लेटर लिख के बोलती है कि उसे नेटल्स को मारना होगा और डेमन को किंग्स लैंडिंग में हाजिर होना पड़ेगा। डेमन बेचारा ऐसे डिमांड से शॉक्ड रह जाता है। डेमन को नेटल्स को मारने के लिए कहा जाता है, बट वो कुछ और ही कर देता है। डेमन वापस हैरेनहाल जाता है और वहां से वो वन आइड एमोंड को संदेशा भेजता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं डेमन अकेला हैरेनहाल में हूं, और अगर तुझ में थोड़ी भी हिम्मत है तो आजा हैरेनहाल और मुझसे 1-on-1 भिड़ ले और मुझे मार के दिखा। 13 दिनों तक हर दिन डेमन हैरेनहाल के आसमान में बाहर निकलता है, यही सोच के कि एमोंड वहां पे आएगा। एंड फाइनली 14th डे शाम को जब डेमन आसमान में उड़ता होता है, तब एक मैसिव परछाई आसमान में दिखाई देती है। वो और कोई नहीं होता, वो होता है वेगार और उस पे बैठा हुआ वन आइड एमोंड। फाइनली डेमन ऑन करैक्सस वर्सेस वन आइड एमोंड ऑन वेगार, ऐसा भयानक बैटल शुरू होने वाला होता है। वेगार और करैक्सस चिल्ला के आसमान में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वो इतने जोर से चिल्लाते हैं कि नीचे आम आदमी लोग घबरा जाते हैं। दोनों ड्रैगन्स आसमान में इतनी आग मारते हैं कि मानो आसमान जल गया हो। डेमन हमेशा के तरह किसी भी सैडल के बिना, किसी भी बेल्ट के बिना बैठा हुआ होता है। वेगार उस पे जब भी आग मारता है, तब डेमन अपनी जगह बराबर से बदल के एडजस्टमेंट करता है और उसके आग को डॉज करता है। ये खूंखार फाइट कुछ 10-15 मिनट्स ऐसे ही चलती रहती है, बट फाइनली करैक्सस वेगार का गला पकड़ लेता है। बट तभी वेगार भी करैक्सस का पंख फाड़ देता है और उसके मैसिव क्लॉज को करैक्सस के पेट में घुसा देता है। करैक्सस जोर से चिल्लाता है और डेमन को समझता है कि अब यही वक्त है जब उसे हमला करना होगा। डेमन अपने ड्रैगन करैक्सस के माथे पे चूमता है और सीधा करैक्सस से वेगार पे बैठे हुए एमोंड पर चिल्लाते हुए छलांग लगाता है। वन आइड एमोंड ऊपर देखता है और अपनी तलवार निकालने जाता है, बट वो कुछ भी करने के पहले डेमन अपनी लेजेंडरी तलवार एमोंड के दूसरे आंख में घुसा देता है। डेमन इतने जोर से उसके डार्क सिस्टर तलवार से अटैक करता है कि वो तलवार एक आंख से एक साइड से अंदर घुसती है और दूसरे साइड से बाहर आ जाती है। एमोंड वही के वही मर जाता है, बट डेमन भी करैक्सस और वेगार के साथ नीचे गिर के मारा जाता है। ये बैटल मतलब असली डांस ऑफ ड्रैगन था। ये घमासान ड्रैगन का युद्ध वेस्टेरोस के इतिहास में आगे द बैटल अबाउट गॉड्स आई के नाम से याद किया जाने लगा। इस डेडली ड्रैगन बैटल में वेस्टेरोस के दोनों जाबाज योद्धा मारे गए और इससे ब्लैक्स और ग्रीन्स दोनों भी पूरी तरह से खत्म ही हो गए थे। अपने छोटे भाई एमोंड के मौत के बाद में पहले से ही थोड़ी पागल हुई हेलेना अब पूरी तरह से टूट जाती है और वो एक बैल्कनी से कूद के जान दे देती है। हेलेना की मौत खुदकुशी थी या उसे मारा गया है, ये किसी को पता नहीं होता है, बट किंग्स लैंडिंग की जनता इस मौत से पगला जाती है। किंग्स लैंडिंग की जनता हेलेना से बहुत प्यार करते थे और उसके ऐसे मौत के बाद में किंग्स लैंडिंग में दंगा फसाद शुरू हो जाता है। उसके मौत से पूरा शहर दुखी हो जाता है और वो सब जगह पर गुस्से में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। सालों से चले वॉर के वजह से किंग्स लैंडिंग के जनता में गुस्सा भरा था। सभी लोग इस डांस ऑफ द ड्रैगन के ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक्स के वॉर से तंग आ गए थे। कोई
भी सेफ नहीं था। हर दिन लोग मारे जा रहे थे। पूरे किंग्स लैंडिंग के आम आदमी लोग के मन में सालों से इस गुस्से का ज्वालामुखी भरा गया था और ये ज्वालामुखी इस रात हेलेना के मौत के बाद में पूरी तरह से फट गया था। सब जगह दंगा फसाद शुरू हो गया था और इन दंगों के बीच में एक बंदा बोलता है कि इस पूरे ब्लैक्स वर्सेस ग्रीन्स वाले टारगेरियन सिविल वॉर की जड़ है ड्रैगन्स। ये ड्रैगन्स मतलब डेविल्स है, ये ड्रैगन्स माने शैतान है। ऐसा वो जोर जोर से बोल के सबको और भी भड़काता है। इस पूरे वॉर का रीजन ड्रैगन्स है, इसीलिए हमें सबसे पहले इन ड्रैगन्स को मारना चाहिए। ऐसा सब बोल के वो बंदा पूरे क्राउड को भड़का देता है। ऐसी सब बातें सुनते ही पूरी क्राउड ड्रैगन पिट के तरफ निकलती है। अब उनका अगला निशाना होता है ड्रैगन्स। उस समय किंग्स लैंडिंग के ड्रैगन पिट में कुल मिला के 4 ड्रैगन्स बाकी होते हैं। ब्लड ने जिसको मार दिया था उस छोटे जहेरिस का ड्रैगन श्राइकोस, उसके जुड़वा सिस्टर जहरिया का ड्रैगन मॉर्गुल, राइनीरा के तीसरे बेटे लुसेरिस और जेसेरिस के छोटे भाई जॉफ्री वेलेरियन का ड्रैगन टिरैक्सिस एंड लास्टली हेलेना का खूबसूरत ड्रैगन ड्रीम फायर। ऐसे चारों ड्रैगन्स को मारने के लिए हजारों की भीड़ रात के अंधेरे में ड्रैगन पिट में आती है। पहले तो कई सारे लोग उन्हें मारने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं क्योंकि ड्रैगन्स उन पे आंख छोड़ते हैं, बट क्राउड बहुत ज्यादा होती है और ड्रैगन्स वहां पर अपने बेड़ियों को तोड़ नहीं पाते। क्राउड एक एक करके सभी ड्रैगन्स को मारने लगते हैं। श्राइकोस, मॉर्गुल और टेरेक्सिस को मारा जाता है, बट जब ड्रीम फायर पे सब लोग हमला करते हैं तब ड्रीम फायर एक्चुअली अपने बेड़ियों को वापस तोड़कर बाहर निकलता है और वो उड़ के भागने की कोशिश करता है, बट तभी उसके एक आंख में जोर से भाला लगता है और वो एक आंख से अंधा हो जाता है। इसी दर्द में वो जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगता है और उसके पंख ड्रैगन पिट के ऊपर बने एक दीवार को लगता है। वो जोर से डोम के ऊपर के दीवार को टकराने की वजह से वो पूरा डोम नीचे गिरता है और ड्रीम फायर भी बाकी कुछ दंगा फसाद करने वाले लोगों के साथ मारा जाता है। राइनीरा रेड किप के विंडो में खड़ी होके ये सब तमाशा दूर से देखती होती है। अब वो भी इतने बड़े क्राउड के सामने क्या ही करेगी। सभी गोल्ड क्लोक्स भी पीछे हट जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इतना बड़ा पागल क्राउड तो उन्हें भी कुचल डालेगा। जब लाखों आम आदमी लोग अपने हाथ में हथियार उठाते हैं तब कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब तमाशा देखते हुए राइनेरा का तीसरा बेटा जॉफ्री कहता है, मां कुछ करो, हमारे ड्रैगन्स को सब मार रहे हैं। बट राइनेरा वहां पे सुन पड़ी देखती रहती है। वो ये सब तमाशा देख के हिल भी नहीं सकती, बट जॉफ्री से ये सब सहन नहीं होता। जॉफ्री जोर से बाहर भागता है और वो अपने मां राइनीरा के ड्रैगन सिरैक्स पे बैठ के ड्रैगन पिट जाने निकलता है क्योंकि उसे अपने ड्रैगन टिरैक्सिस को बचाना होता है। बट सिरैक्स अपने ड्रैगन दोस्तों के चीखों से गुस्से में होता है और ये जॉफ्री तो सिरैक्स का राइडर भी नहीं होता। ड्रैगन के साथ कनेक्शन बनाए बगैर ऐसे ही उस पे बैठना जानलेवा हो सकता है और बेचारे जॉफ्री के साथ वैसा ही कुछ बुरा हादसा हो जाता है। पहले तो जॉफ्री सिरैक्स पर बैठ के ड्रैगन पिट के ओर निकलता है, बट इस उड़ान के दौरान सिरैक्स को जॉफ्री अपने ऊपर बैठा हुआ पसंद नहीं आता और वो जॉफ्री को अपने ऊपर से जोर से झटक देता है। बेचारा जॉफ्री कुछ 1,500 फीट आसमान में से जोर से नीचे गिरता है और बुरी तरीके से मारा जाता है। इसमें सैड बात तो ये रही कि राइनेरा के तीसरे बेटे की मौत राइनेरा के खुद के ड्रैगन के वजह से होती है। राइनेरा के सभी क्लोज एलाइज और बेटे मारे गए थे। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था तो सिर्फ आयरन थ्रोन और उसके पिता किंग विसेरिस का क्राउन। राइनीरा थ्रोन रूम में आती है, आयरन थ्रोन को देखती है और वो वहां से निकल जाती है। राइनीरा का बचा हुआ स्मॉल काउंसिल उसे भाग जाने की सलाह देता है और वो वही करती है। उसे भी अभी क्वीन नहीं
रहना। वो अपने बेटे एगोन द यंगर को लेती है और किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह पे पहुंचती है। वो एक शिप के कैप्टन को कहती है कि उसे ड्रैगन स्टोन वापस भेज दिया जाए, बट वो कैप्टन उससे पैसे मांगता है। रायनीरा के पास उसे देने के लिए पैसे भी नहीं होते, उसके पास कुछ नहीं होता, बस होता है तो उसके पिता विसेरिस का क्राउन जो उसे हमेशा चाहिए था। रायनीरा लिटरली अपने पिता विसेरिस का लेजेंडरी क्राउन बेचती है और किंग्स लैंडिंग से दुम दबा के ड्रैगन स्टोन भाग जाती है। कुछ ही दिनों में रायनीरा छोटे एगोन के साथ में ड्रैगन स्टोन पहुंचती है, बट जैसे ही वो ड्रैगन स्टोन के दरबार में आती है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर ड्रैगन स्टोन के तख्त पे बैठा हुआ रहता है एगोन टारगेरियन। जी हां, एगोन द एल्डर टारगेरियन। सो जब रायनीरा और डेमन किंग्स लैंडिंग पे अटैक करते हैं तब एगोन खुफिया रास्तों से निकल के भागा रहता है और वो सीधा ड्रैगन स्टोन पे आया रहता है। एगोन की आधी जली हुई बॉडी अब कुछ हद तक ठीक हुई रहती है, बट उसके चेहरे पर अभी भी पुराने जलने के दाग होते हैं। वहीं पे दरबार में सनफायर ड्रैगन भी मौजूद होता है, बट वो अभी पहले की तरह खूबसूरत नहीं होता। वो अभी कुछ काला गंदा दिखने वाला ड्रैगन बन गया रहता है। छोटे एगोन द यंगर के सामने पुराना किंग एगोन द एल्डर सनफायर को कहता है, मार डालो इस औरत को। बस इतना सुनते ही सनफायर रायनीरा पे आंख फेंकता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खा जाता है। छोटे एगोन द यंगर के सामने उसके मां रायनीरा का मर्डर होता है और लिटरली एक ड्रैगन उसके मां को खा जाता है। एगोन टारगेरियन यानी एगोन द एल्डर वापस किंग्स लैंडिंग में आता है और वो राजा बनता है, बट उसके राजा बनने के कुछ ही महीनों के बाद में उसको भी जहर पिला के कोई तो मार डालता है। अब वो वाली स्टोरी तो कुछ अलग ही स्टोरी है जिसमें मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। सो इस पूरे स्टोरी के एंड में एगोन द यंगर फ्रॉम ब्लैक्स यानी रायनीरा और डेमन का बड़ा बेटा और जहरिया फ्रॉम ग्रीन्स यानी एगोन द एल्डर और क्वीन हेलेना की बेटी, इन दोनों में शादी करवाई जाती है और फाइनली ये भयानक डांस ऑफ द ड्रैगन वाला ब्लैक्स वर्सेस ग्रीन्स वाला वॉर खत्म हो जाता है। अब इस पूरे स्टोरी में कई सारे अलग अलग साइड स्टोरीज रही थी। 200 से ज्यादा छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे थे, ढेर सारी अलग अलग साइड बैटल्स रही थी और ऐसे ही बहुत कुछ इस वर्ल्ड में होता है। बट मैंने इस वीडियो के लिए स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन पर फोकस किया था। अब HBO के हाउस ऑफ द ड्रैगन शो में इसमें से क्या क्या देखने मिलता है ये देखने में मजा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस लॉन्ग वीडियो। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर यानी हाउस ऑफ द ड्रैगन के दुनिया के ऐसे ही कंटेंट के लिए और ढेर सारे अलग अलग हॉलीवुड मूवीज और टीवी शोज रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई हो। सो बाय एंड टेक केयर।